बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं 92 पे बराह रास्त सवेरे पाकिस्तान। तो शाहजेब, कोई हल्फ उठा रहा है तो मुस्कुराहटें एक्सचेंज हो रही हैं, कहीं गले लगा जा रहा है तो सिर्फ कहीं हाथ मिलाने से काम चलाया जा रहा है, और कोई जो है वो दरखास्त वापस ले रहा है अपने आने और जाने की, और कोई 10 साल के लिए पासपोर्ट हासिल कर रहा है, कोई इल्जामात की जो है वो भोचार जो है वो कर रहा है, जो कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, और कहीं कोई बोझ तले दब रहा है लोड शेडिंग के इजाफे में। तो और कोई दौरा भी कर रहा है, कोई दौरा भी कर रहा है, बिल्कुल 3 रोजा दौरा कर रहा है। वो कौन है? वो है हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। आज 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब वो जाएंगे। साथ में जो बताया गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से वो ये है, उनके मुताबिक कि वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर जो है वो ये दौरा कर रहे हैं वो खास तौर पर, और वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत जो दीगर आला सतह का वफ्द है वो भी उनके हमरा होगा, और बाद में ये वक्त जो है वो उम्रे की सादत भी हासिल करेगा। शायद आपको पता है ना कि अरबिक खाने कितने अच्छे होते हैं, मतलब क्या, मतलब दावतें होंगी जब साथ बैठेंगे, तो मुझे इस तमाम शायरों में सिर्फ एक मैं एनवी और जेलस हो रही हूँ, वो ये है कि वो जो वहाँ के खाने, और सबसे ज़्यादा जेलस हो रही हूँ वो उम्रे पे जाएंगे। तो देन अगेन इंशाल्लाह जो भी होगा मुल्क के लिए अच्छा ही होना। मुझे एक बात का यकीन है बॉस, कि जो भी होगा मुल्क के लिए हमेशा अच्छा होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत सारे लोग अपने लिए अच्छा चॉइसेस कर रहे हैं बज़ाहिर। अब देखें उनके लिए अच्छा है कि नहीं। मरीम नवाज के बारे में बात कर रहे हैं कि उम्र की अदायगी के लिए पासपोर्ट जो उन्होंने मांगा था उसकी दरखास्त उन्होंने वापस ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर केस जो है वो निपटा दिया। जब केस ही वापस ले लिया और इसकी कोई बनती भी नहीं है। तो साथ आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो हल्फ उठाया है कल, यानी कि आप यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान की तारीख में उनका हम जिक्र करते हैं, वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिन्होंने वफाकी वजीर खारजा के तौर पर जो हल्फ है वो उठा लिया है। बाकायदा तौर पर सदर आरिफ अलवी साहब ने बिलावल भुट्टो साहब का जो है वो ये हल्फ लिया। इसकी तकरीब भी हमने खास तौर पर देखी, और अब उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है, अपनी जो सीट है वजारत खारजा की वो भी संभाल ली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। हमने खैर ये भी देखा है कि उनके जो नाना थे वो भी बड़े ज़बरदस्त वजीर थे, वजीर खारजा थे। 63 से लेकर आई थिंक 60 या 65 तक वो वजीर खारजा रहे थे। तो उनका भी एक दौर था जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और अब उनके जो ये नवासे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये भी अब कम उम्र तरीन वज़ीर खारजा बन गए। लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये तो ऑब्वियसली चेयरमैन है, इनको तो वज़ीर आज़म की कुर्सी होनी चाहिए, लेकिन किसी ने, हमारे एक और जर्नलिस्ट एंकर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की भाई, उन्होंने कहा भाई बेबी स्टेप्स होने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन यंग है वो, अभी यंग है, यू शुड एंजॉय एवरीथिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट फेडरल, वन ऑफ द बिगेस्ट फेडरल रिस्पांसिबिलिटीज दैट ही विल बी हेडिंग। बट शायद मैंने एक चीज नोट की, जब अब मेरा नजरिया है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो ये चीज नोट की कि जब वो हल्फ उठा चुके और उनको मुबारकबाद मौसूल होनी थी, सबसे पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है वो उनके बड़ी मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट के साथ उन्हें हाथ बढ़ाया और उन्हें मिले, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के साथ जो है वो गले आके मिले, तो वो एक बड़ा डिफरेंस नजर आया कि सदर के साथ आपने हैंड शेक किया है, हैंडशेक भी अच्छे माहौल में और खुशगवार माहौल में, मुस्कुराते हुए होना चाहिए। अब जिम्मेदारी है ना, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, तो आईनी जिम्मेदारी है उनकी, उनसे हेल्प लेना, तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप उनसे मुलाकात न करें। मिले ना, बड़े अच्छे तरीके से मिले भी, अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। मिलेंगे तो अच्छे फैसले होंगे, अच्छे माहौल मिलेगा। देखिए वहाँ पे 3 सीट्स पर 3 मुख्तलिफ जमातों के लोग थे। सदर आरिफ साहब को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, साथ में शहबाज शरीफ साहब नून लीग से, और जो हल्फ ले रहे थे वो पीपल्स पार्टी से थे। पीपल्स पार्टी, और आसपा बहुत खुश थी। आगे बढ़ते हैं, जाहिर अपने भाई के लिए शी वाज चेयरिंग फॉर हिम। आगे बढ़ते हुकूमत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को जनाब 10 साल के लिए पासपोर्ट उनका जारी कर दिया है, और उन्होंने खुद भी इस बात की तस्दीक कर दी है, और जराये के मुताबिक इसहाक डार को 10 साल की मुद्दत के लिए पासपोर्ट जो है वो अब वो कहीं भी ट्रैवल करें, वो आज़ाद हैं। ठीक है, और तकरीबन उनको लंदन में 4 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान से जब वो गए थे, और अब जो उनको पासपोर्ट जारी हुआ है उसकी तस्दीक वो कर चुके हैं। खैर ये तो खबर हो गई कि जैसा कि हमने जिक्र किया था, माया ने जिक्र किया था आखिर में, कि अब कराची वाले और पाकिस्तान वाले तकरीबन तमाम जो आवाम है वो परेशान है लोड शेडिंग से। तो लोड शेडिंग का कुछ जिक्र करते हैं कि 2 घंटे कराची में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया मजीद,
2 घंटे ज़्यादा लोड शेडिंग होगी और शहर में तवील लोड शेडिंग के बायस जो है वो लोग परेशान हैं। अंधेरे में शहर डूबा रहा। अगर इलाकों की बात करें तो जिसमें गुलशन मेहमान, लांडी, कोरंगी, पाक कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ये तमाम इलाकों में लोड शेडिंग होती रही और कई घंटे होती रही। लोग बड़े परेशान रहे, खासतौर पर रमजान है, गर्मी बड़ी शदीद है। और कल कुछ अजीब सा दिन था, पता नहीं मुझे, एक बार हम लोग एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स भी हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान का फ्लेवर भी नजर आए। कल तो 5 से 6 लोगों ने कहा कि शदीद रोज़ा लग रहा है ना, तो वो मैं ही सोचती थी घर में जो ख्वातीन बेचारी काम कर रही हैं, चूल्हे पे चढ़ी होती हैं, बच्चे जो बेचारे स्कूल भी जाते हैं, फिर वो आते भी हैं गर्मी में लोड शेडिंग में कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। तो एक तरफ तो ये लोड शेडिंग का बोझ है शाहजेब, और दूसरा फिर महंगाई का जो है वो बोझ अवाम पर जो है वो। महंगाई का क्या बोझ है, जरा वही बता दें। महंगाई का जनाब यह है कि जनाब नेपरा ने बिजली ₹2.46 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। अब मुझे बताएं मैं आगे से क्या कहूँ, सुनने का दिल भी चाह रहा है। इजाफी मार्च के माहाना जो है फ्यूल जिस्मन में कीमत में लग के किया गया और इससे सारिफीन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। ये सारा बोझ जो है कौन उठाएगा? वो हमारी अवाम उठाएगी। लेकिन खैर बिजली एक बार फिर महंगी होने जा रही है और बिजली महंगी होने के साथ साथ आ भी नहीं रही। अफसोस की बात है कि बिजली महंगी हो रही है और घरों में आ भी नहीं रही है। आई तो अच्छा तो लगे, आई थी हमारे पास, आती भी नहीं है, छींक के चली जाती है, उससे पैसे भी हमें ज्यादा देने होते हैं। लेकिन अगर रमजान की बात करें शाह से, पूरे रमजान में हम बातें करते रहे कि जनाब ये महंगा, ये अशा खुर्दनोश महंगी, ये महंगा, यहाँ पे कोई रिलीफ। अब क्या रिलीफ होगा? अब तो हमें रमजान जो है जा रहा है छोड़ के हमारा मेहमान, अब तो हमारे ऊपर कोई रिलीफ नहीं आ रहा। आप यही देखें जो ये इस तरह की अशिया जरूरत की कीमतों में जब कमी ना आई, लीमू गोश्ता रोज भी 700 रुपए रहा, लहसुन 350 रुपए, टमाटर प्याज 80 रुपए किलो में जो है वो फरोख्त हो रही है, और सेब 300 रुपए। बताओ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर भी अवे, बहुत महंगा, और एप्पल भी इतना महंगा है सीरियसली 300 रुपए ऑब्वियसली किलो, लीमू 700 रुपए। यस सर। तो फिर वो सही खबर थी ना जो हम देख रहे थे कि लीमू पैक करके शादी पे तोहफे के तौर पर दिए जा रहे थे कि इतने महंगे हो चुके हैं। ये सही का जख्मों पे लीमू छिड़क रहे हैं, ये है लीमू छिड़कना। सच में दुकानदारों ने काटे बगैर, वो काटे बगैर सब्जी और फ्रूट के सरकारी जो है इनामा जो है वो यकसर नजरअंदाज कर दिया। मतलब लोगों ने इस बात को भी कहते हैं कि भाई अगर ये कीमत है, वी डोंट केयर, हम महंगाई को फेस कर रहे हैं, हम इतने। असल बात तो यही है कि इसको कंट्रोल करना ही तो काम है कि दुकानदारों को कंट्रोल किया जाए। वो मन माने जो इजाफे हैं वो कर देते हैं, उसके बाद उस चीज़ पर उसी रेट पर चीज़ें बिकती रहती हैं। खैर सबसे जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं सुबनामा में इन तमाम खबरों का, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि ईद की आमद है, रमज़ान जैसे कि अख्ताम की तरफ जा रहा है और चंद दिन रह गए, तो हम देख रहे हैं कि शॉपिंग का सिलसिला जो है वो भी अरूज पर पहुंच गया है। शॉपिंग का सिलसिला बढ़ गया है, ज्वेलरी, जूते, कपड़े, कुछ भी हो, बाजारों में रश है, खवातीन, बच्चे, फैमिलीज सब लोग नजर आ रहे हैं। माया, सब नजर आ रहे हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और आप लोगों के लिए अच्छी तैयारी हो ईद की और खैर आफियत के मामला तो। लेकिन कहाँ खैर आफियत नहीं है, इस पर हमने कल भी हारिस सर को बहुत याद किया था, और हम उनके बारे में उनकी जो भी बातें होती हैं हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम में दोहराते रहते हैं। रीजन बीइंग दैट ही शेयर्स अ विजन एंड ऐसा हमें जवाबात देते हैं जो कि आम इंसान को समझने में बड़ी आसानी होती है। सुबनामा का बस इतना ही। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं इंडिया में हिजाब के हवाले से। फिर पाबंदी बढ़कर मकबूजा कश्मीर तक पहुंच गई। हमने कल ही बात की थी कि जनाब रमजान में जिस तरीके से वहां पर लॉकडाउन, हमारे साथ मिशाल साहब भी मौजूद थी, उन्होंने बताया शाहजेब के किस तरीके से रमजान में अफ्तार के टाइम पे दुकानों को बंद किया जाता है, उन लोगों को निकलने नहीं दिया जाता ताकि और उनके रोजे जो है ना और मुश्किल हो जाए उनके लिए। बिल्कुल। और जैसे कि मकबूजा कश्मीर का हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे स्कूल में जो तालिबात हैं उनको भी हिजाब नहीं पहने दिया जा रहा। साजा पर भी हिजाब लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मकबूजा वादी के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पाबंदी की शदीद मजम्मत भी की है, और क्यों ना करें, क्योंकि पाबंदियाँ लग रही हैं तालिबात पर कि वो अपना हिजाब इस्तेमाल नहीं कर सकती, हिजाब पहन नहीं सकती। तो ये किस किस्म की वहाँ पर जो जुल्म है ख़ासतौर पर बच्चों पर, तालिबात पर, वो भी किए जा रहे हैं। तो इसी मामले पर बात करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हारिस नवाज साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, जिस तरीके से हम जुल्म देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, अब हिजाब पर भी पाबंदी लग रही है, वो भी आयद कर दी गई है, आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? जी, असल में ये इस वक्त इंडिया में एक जनूनी हुकूमत है और जो बिल्कुल एंटी मुसलमान होने के बिल्कुल पागल हो चुके हैं, और इतने रोग एलिमेंट है, 4 का जो टोला है इनको वो रोक सकता नहीं है। अमेरिका इनकी पुष्ट पर बैठा हुआ है और मुसलमान वाले बिल्कुल खामोश बैठे हैं। अफसोस की बात यह है कि पूरा ओआईसी 57 ममालिक से मुश्तमिल है और उनको कोई फिक्र नहीं है कि उन मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। चाहे वो इस्लामोफोबिया की बात होती थी
या जिस तरह जुल्म बर्जियत हो रहा है पैलेस्टाइन में, जिस तरह मस्जिद अक्सा में नंबर रमजान के महीने में जब आप जुल्म किया कि किसी मुसलमान मर्द की आवाज़ नहीं की है, और एग्जैक्टली वो आप इसलिए वो इंकरेज हो रहे हैं, वहाँ वो इसराइल जुल्म कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं, दोनों एक लाइन पे चल रहे हैं। और आप ये बताइए कि ये कोई इंसानियत है कि एक आप किसी मस्जिद में उनको आप रुकावट डाल दें? अगर हिजाब बच्चियाँ पहनती हैं जो उनको इस्लाम में है तो उनको पहनने दे, आप क्यों रोकते हैं? लेकिन इसलिए कि उनको कोई डर नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और पाकिस्तान कितनी आवाज उठाएगा? बात ये कि वॉइस बाय इस्लामिक कंट्रीज टुगेदर, वो इसी जब तक नहीं जाएंगे जाके कम से कम ह्यूमन राइट्स अभी यूएसए की बड़ी रिपोर्ट दिखी है, वो बड़ा हर चीज में कर रहे हैं, हलाल गोश्त खाने नहीं दे रहे हैं, हॉस्टल में बच्चों को मार रहे हैं और फिर मारते हैं, जुल्म करते हैं, फिर उनकी एफआईआर भी कटवा देते हैं, खुद जाकर कटवा देते हैं। इतना बुरा हाल और कोई पूछने वाला नहीं, मैं हैरान हूँ। और फिर लेकिन कम से कम पाकिस्तान में वॉइस तो रेज करनी चाहिए ना। उनका जब कोई औरत बच्चा थोड़ा शहीद होता है, वो पाकिस्तानी कहते हैं उनको जो है वो उनको दफनाते हैं। इससे पता चलता है कितनी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमें एक स्टेप आगे लेना चाहिए, पाकिस्तान उनकी आवाज है। आई थिंक हमें हर हालत में इसको अभी भी एक अपनी ओएससी में बात करने की हुकूमत पाकिस्तान को वहां से ये यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए कि कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। एक हद होती है, एक हद होती है। ये बहुत जरूरी है। वैसे कह रहे हैं, हाँ सर, कल भी हम आपकी बातें जो है दोहरा रहे थे जब ये सामने वाकया आया कि जो रमज़ान में जिस तरीके से अगर हम कश्मीर की भी बात करते हैं, अब तक तो इनका जो है वो हम देख रहे थे भारत में उन्होंने एक के बाद दीगरे जो है इंतहा वाली, आपने अब तो वही सही बिल्कुल उसको कूजे में बंद किया कि बिल्कुल पागलपन है, समझ ही नहीं आ रहा किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों के साथ वो घर से बाहर निकलकर दुकान पे जाकर अपनी अफ्तारी तक नहीं खरीद सकते इस तरह का, और कहते कर्फ्यू लगा देते हैं अफ्तार के टाइम, सहरी के टाइम पे कर्फ्यूज लगा देते हैं। बात यह है कि जब कोई पूछने वाला ना हो, मेरे ख्याल में ये अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लावा फेंकते हैं। और वो नौजवान पहले ही बुरहान वानी की शहादत के बाद से खड़े हो चुके हैं, इनको मारते भी हैं, लेकिन ये जब इतने जुल्म में ना उनको कारोबार करने देते हैं, उनके जितने ऑर्चर्ड थे, फ्रूट ट्रीज थे, वो सारे जड़ों से काट के रख दिए। जवान नौजवानों को पकड़ के आगरा की जेल में ले गए हैं, औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं आपके सामने। आई थिंक अब ये खुद बहुत एक अचानक इंडिजिनस वहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल खड़ी होनी है और ऐसी होनी है कि ये इंडिया को समझ नहीं आएगी। ये वहाँ पर तमाम अक़लियतों के साथ कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, दलित हो, और यही इंशाल्लाह इनके लिए खड़े होंगे। और इससे वैसे ही इसमें तो तकरीबन 200 के करीब एंथलेट मूवमेंट चल रही है। फिर नागाज हैं, मीसू हैं, असामीज हैं, वो अपनी स्ट्रगल में चल रहे हैं। फौज इनकी जो है वो अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल, सिर्फ घर से औरतों बच्चों बूढ़ों को जो मार सकते हैं। वरना ये पाकिस्तान का की तरफ आते हैं तो हम इनको 27 फरवरी को सबक सिखा दिया था, किस तरह के 2 जहाज लाए, अभिनंदन को पकड़ा फिर वापस किया, उसको भी हमारी कमजोरी समझते हैं। ये हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, इनका कोई भी ईमान नहीं है, इनका ईमान सिर्फ एक जुल्म, बर्बरियत, और उससे ये बड़े खुश होते हैं। और इन्होंने फौज में भी गुंडे भर्ती किए हैं जो पुलिस में भी जो आके इस तरह जुल्म करते हैं। आई थिंक ये 4 का टोला बिल्कुल पागल होता है कि इंडिया को खुद ब खुद ये तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ। किसी दिन आप देखेंगे अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें बन सकती हैं तो ये इंडिया की भी आप देखेंगे 200-300 छोटी रियासतें बनेंगी। और आरसमा साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंतहा पसंद सोच तो खैर है ही, अब तो बाकायदा तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं इंतहा पसंदी के, तो आप क्या समझते हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन हरकतों को इंटरनेशनल फोरम्स पर नजरअंदाज किया जा रहा है, अगर ऐसे नजरअंदाज किया जाता रहेगा तो फिर रुकेगा कैसे ये सिलसिला? इसका रुकने का एक ही तरीका है कि मुसलमान खड़े हों, ओआईसी में जाके रेजोल्यूशन लाया जाए, यूनाइटेड नेशन में जाया जाए, वहाँ किया जाए। लेकिन बात यह कि पूरे अमेरिकन है, वेस्ट ने तमाम मुसलमानों को आपस में अलग-अलग किया हुआ है, उनको बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देते हैं। उनको अपनी फोर्सेज आप देख लें, ईरान को मिडिल ईस्ट में लड़ाया हुआ है, इसी तरीके से फिर इराक देख लें, लीबिया देख लें, उसके बाद यमन देख लें, अफगानिस्तान देख लें, हर जगह मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। कम से कम हमें खुद समझना चाहिए, तो इतने रिसोर्सेज हैं मुसलमान मुल्कों के, इतनी विजन है, इतने वो अगर ये पूल अप कर लें रिसोर्सेज, अपने बैंक बना लें, अपनी एक इंडस्ट्री वॉर इंडस्ट्री लगा लें, अपने बैंक बना के उनमें इन्वेस्टमेंट करें, वो पैसा मुसलमान मुल्कों को दे इस्तेमाल करें, चाहे वर्ल्ड वन से उनकी मर्जी की शरायत के ऊपर हम करते हैं।
ये समझने की बात है। लेकिन ऐसी लीडरशिप मुसल्लत हुई है कि हम समझ नहीं सकते कि हमें क्या करना चाहिए। और इस वक्त कम अज कम पाकिस्तान को मैंने नहीं देखा कि वो रेस करते हुए फॉरेन ऑफिस के हाई कमिश्नर को बुलाए एहतजाज पे, वो भी नहीं कोई किया जाता है। हमें कम अज कम पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी करनी चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीरी पाकिस्तानी है, और वो अपने आप को यही बात कहते हैं। कश्मीरी हमेशा ये कहते हैं कश्मीरी पाकिस्तानी है। तो कम अज कम हमें 2 स्टेप आगे तो जाना चाहिए। हमें कम अज कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही दुनिया को बताना तो चाहिए तो दोस्त इंडिया के दोबारा बनाए कश्मीर पर, वो जाके वहाँ किए जाए। हमारी कश्मीर कमेटी मुझे कभी नजर नहीं आती कि वो क्या काम करती है। और फिर हमारी दुनिया में एम्बेसीज हैं, वो एम्बेसीज का काम है। इंग्लैंड में खास तौर पर शोर मचाना चाहिए। अनफिनिश्ड एजेंडा इंडिया का है, ये अमेरिका ये इंग्लैंड का है, जिन्होंने जहाँ पर छोड़ जाते हुए ये उसको इस तरीके से गलत डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड कर गए थे। आई थिंक हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज तो कम से कम पूरा करें, जो हम वो भी नहीं करते। सही। हर सर, अब ये कल की जो गुज़श्ता रोज कराची में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, जिस पे हम मुसलसल जो है इस पर बात भी हो रही है, क्या लगता है आपको इस वाकये के पीछे कहीं कोई इज इट लिंक टू इंडिया इन विद एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड? 100% इस पर मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है। और मैं ओपनली वोकली टॉक अबाउट इंडिया। ये इंडिया का सब करदरा है। इनकी रॉ जो है ये लेफ्ट को, ये ले को बलूचिस्तान में सपोर्ट करती है, फंडिंग करती है। उसके बाद फिर CCP को सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान में। जो अफगानिस्तान में आपने बलूचिस्तान में देखा कितने आजकल हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। रोजाना एक खबर आती है, बड़ा अफसोस होता है इस बात से। और वो फौज जो इतनी कुर्बानियां दे रही है, वहाँ आप देखें फौज को जो बातें की जाती हैं। आई थिंक हमें अवाम को ये समझना चाहिए और हमें भी रिमेन यूनाइटेड। क्योंकि लड़ाई देखें, हमेशा फौज लड़ाई नहीं करती, यू फाइट एज ए नेशन। और नेशन, अब फौज की ताकत जो होती है वो अवाम होती है। अवाम साथ खड़े होंगे तो वो फौज कामयाब होगी। और इसी वजह से हमने मुझसे पहले दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। अब दोबारा फिर एक नई लहर शुरू हो गई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा सीपैक बने, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम रहे। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम रहेगी तो हमारा सीपैक नहीं बनेगा, सीपैक नहीं बनेगा तो हम इकोनॉमिक तरक्की नहीं करेंगे। ये इशू हैं जिनकी वजह से ये हालात किए जाते हैं। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी करनी है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशन में वी मस्ट ऑर्गेनाइज। उलमा जो हमारे आलिम दीन है, जाके वहाँ पर लेक्चर दें, बताएं लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को कि वहाँ पर किस इस्लाम क्या कहता है। जिहाद के बारे में सिर्फ स्टेट जिहाद कर सकती है और इंडिविजुअल्स को इजाजत नहीं है ये करने की। अभी इतने ब्रेन वॉशिंग भी कर देते हैं। आप देखें ना, इसके 2 बच्चे हैं औरत के, और उसने जाके इतना बड़ा किया ना, उसको अपने बच्चों का ख्याल आया। और फिर उससे इतने हमारे चाइना से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। पॉइंट के पाकिस्तान के चाइना के ताल्लुकात कमजोर हो जाए। और हमें ये पता है कि कौन चाहता है, कौन से ममालिक चाहते हैं, क्योंकि वो सीबत सुनने चाहते हैं। सीबत करेंगे, हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो इतने फैसले की मर्जी के मुताबिक करेंगे। ये वजूहत है जिसकी वजह से हालात हो रहे हैं। हरसर साहब, जैसे कि आप ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनते ही हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद दी गई, फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उसका जवाब दिया। और ऐसा तासुर पाया जा रहा था कि अब कुछ मुज़ाकरात होने चाहिए या होंगे, लेकिन जिस किस्म के इक़दाम अब भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर में भी, आप समझते हैं कि कोई गुंजाइश बचती है उसके बाद मुज़ाकरात की? देखें, मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुज़ाकरात सिर्फ उस सूरत में होंगे जब हुकूमत पाकिस्तान इंडिया को बड़ा क्लियर कहा होगा कि सबसे पहले आपने जो वहाँ पर 370 जो आर्टिकल है और उसके बाद 235 है उसको आप वापस करें, कश्मीर के हालात को नॉर्मल करें, पाकिस्तान से बात करेगा। अगर आज हम पाकिस्तान इंडिया से मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं तो वो समझेंगे कि पाकिस्तान ने कश्मीर के स्टेटस को एक्सेप्ट कर दिया, जो हम नहीं करते हैं। इसलिए इसके ऊपर इंडिया से हमें कोई मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है जब तक इंडिया ये न कहे कि हम कश्मीर के बारे में बात करेंगे। कश्मीर एक मतनाज़ा इलाका है, ये बात कीजिए, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है, इसके ऊपर फिर बात करनी चाहिए। अगर आज बात करेंगे तो इंडिया तो फौरन तैयार हो जाएगा, लेकिन बात यह कि दैट मीन्स कि कश्मीर हमने हमेशा के लिए इंडिया को दे दिया। तो ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनसे बात करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बस जरा अगर मुख्तसरन हारिस सर से इतना बता दें कि इस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का जो है वो दौरा करने जा रहे हैं, तो मौजूदा हालात में उनके ये जो नए वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा है, ये आप क्या समझते हैं, कितनी अहमियत का हामिल है? लेकिन ये तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि नई हुकूमत बनी है और फिर पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है
और बड़ा अजीब सा भी लगता है कि जो हुकूमत आती है वहाँ हम सऊदी से जाके पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। हम अपनी पॉलिसी क्यों ठीक नहीं करते हैं? क्यों नहीं ठीक हम अपने घर को सीधा क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास पाकिस्तान में 2000 अरब रुपए की FDR में चोरी होती है एक साल में। 2000 अरब का मतलब है 13-14 बिलियन डॉलर। हम $500 मिलियन की ये IMF के हर किस्म की शराइत मानते हैं। हम अपने घर को सीधा क्यों नहीं करते हैं? हम अपने इसको करप्शन को क्यों नहीं करते हैं? लेकिन इतना बड़ा माफिया हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सका। आई थिंक ये चीजें देखने के बट वी होप कि ये दौरा सक्सेसफुल होता है। कम से कम चलिए पेट्रोल डीजल की प्राइस महंगी होने लगी, हमें शायद जो डेफिसिट है उनको और मिलने लग जाए और शायद वी गेट सम मोर मनी ताकि हम अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ा लें और हमारी इकोनॉमिक हालात बेहतर हो जाएं। ये लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि दौरा कामयाब होता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हाय सर, आपने टाइम दिया और इतने ज़्यादा वक्त के साथ आपने हमें समझाया भी और उम्मीद है पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन मामला होंगे और मुसलमानों के लिए भी साथ साथ। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन वक्त से पहले होने वाले हैं या नहीं लगता, इस पर बात होगी सफ़े के बाद। रहिएगा हमारे साथ। सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब अहमद और माया खान के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली साथ साथ रमज़ान के दिन जिस तरह गुजर रहे हैं तो लोग ये सोच रही है अवाम, वैसे वक्त भी जाने से पहले मैंने कहा था कि अवाम क्या समझती है, क्या आपको क्या लगता है शाहजेब, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? क्या वोट तो हम सब नहीं देना है? व्हाट डू यू थिंक, इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? इलेक्शंस होने तो हैं और अभी नहीं हुए तो कुछ दिनों बाद होने, कुछ महीनों बाद होने। क्या सियासी बयान दिया है मुझे, कहते हमें तो इंतजार है इलेक्शंस होने का कि कब होते हैं, लेकिन कितना वक्त अभी लगेगा इलेक्शंस होने में? क्या 2022 में हो जाएंगे? बट प्रेशर बढ़ जाएगा। कल भी शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जो है ना अभी तो रमजान खत्म होने दें और फिर ये तेजी पकड़ेगा सारा मामला और हमने जो है ना इलेक्शन कर बड़ा एक हो रहा है। लेकिन अवाम से कोई तो जाके पूछे, भाई अवाम हेलो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये पूछना जरूरी कोई है, वो ये पूछता है ना? हाँ, अगर पूछते नहीं है तो कम से कम पता जरूर करते हैं कि क्या अवाम चाहते हैं इस वक्त। और गैलप सर्वे का हम जिक्र कर रहे हैं जो अवाम ने खुलकर राय का इजहार किया जिस सर्वे में, और हर 10 में से 7 यानी 69% पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि मुल्क में जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 78% अफराद मुल्क में नए इलेक्शन चाहते हैं। सर्वे में मजीद क्या कुछ है और किस तरह ये सर्वे किया गया है, किन लोगों से बातचीत हुई है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब ने। बिलाल गिलानी साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग बिलाल भाई। गुड मॉर्निंग। और बिलाल भाई सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अवाम की राय तो आप लोगों ने ली है सर्वे के हवाले से और सर्वे में ये जानने की कोशिश की है कि अवाम क्या सोचते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं बिलाल साहब, आप क्या चाहते हैं इलेक्शंस कब हो? जी मेरी राय भी कुछ जो अवामी राय है उसके करीब है कि जल्द से जल्द इलेक्शन। आप भी अवामी आते हैं बिलाल साहब। जी बिल्कुल ऐसी बात है जी। मेरी राय में भी ये लगता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। ये जो अभी हुकूमत आई है इसके पास अवामी मैंडेट तो है, मगर उनको अपने एजेंडे पे काम करने के लिए एक फ्रेश मैंडेट लेने से उनको भी तकबीर मिलेगी और अवाम के सामने आ जाएगा कि इस वक्त कौन मोस्ट पॉपुलर जमात है जिसके पास हुकूमत और चलाने का हक होना चाहिए। तो ये जो सर्वे कराया गया बिलाल साहब, इस हवाले से जरा बताइएगा, इस सर्वे में क्या मालूम करने की कोशिश की गई है और क्या मालूम हो सका है? बिल्कुल। इस वक्त अगर आप जो मुल्क में सियासी इश्यूज देखें तो उसमें से एक बहुत बड़ा कलीदी इशू जो है वो इलेक्शन है। पीटीआई इमरान खान साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाए और जो इस मौजूदा हुकूमत है वो भी आने से पहले तो ये कहती थी कि इलेक्शन जल्द हो जाएंगे, मगर अब कुछ टाल मटोल का शिकार है। वो कहते हैं इस्लाहात की जाएंगी। तो हमारा ये ख्याल था कि आवाम से भी पूछा जाए कि वो किस तरफ खड़े हैं, क्या वो हुकूमत के पर्सपेक्टिव पे खड़े हैं जो इस वक्त की अब ऑपोजिशन है पीटीआई, इनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। तो इसमें दिलचस्प नताइज नज़र आए कि 69% ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है जल्द से जल्द करा देने चाहिए। 31% ये कहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे यानी 2023 में होने चाहिए। और इसमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग वजह, सॉरी की बात काट रही हूँ, लेकिन वजह क्या बनी जब आपने पूछा कि लोगों ने जो परसेंटेज आपने भी शेयर की,
वजह क्या बनी इलेक्शन कराने और ना कराने के पीछे? जी बिल्कुल। सो इसमें कुछ तो लोग जो है वो अपने पार्टी के बयानिए के साथ खड़े हैं। मसलन हमने देखा कि 80% जो पीटीआई के वोटर थे उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जल्द करा देने चाहिए, और उसकी बड़ी वजह ये कि उनके लीडर और उनकी जमात ये कहती है। मगर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी कोई 60% और 69% वोटर्स ने ये कहा कि जल्द करा देने चाहिए। जी बिल्कुल। और जो उनकी पार्टी के जो स्टेटेड पर्सपेक्टिव है उसके तो करीब है, मगर जो उनकी पार्टी का एक्शन है इस वक्त हुकूमत में रहते हुए, वो इलेक्शन के बारे में कोई बहुत वाज़े बात नहीं कर रहे, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक जो चीज़ हमें इसमें नज़र आती है वो ये कि अवाम जो है वो अपने आप को वोट वाले दिन सबसे मजबूत समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद हुकूमतें जो हैं वो उनकी बात नहीं सुनती, उनके हाथ में होती है ना मुल्क की किस्मत। बिल्कुल। और वोट वाले दिन वो ये समझते हैं कि आज हम, यानी वैसे सियासतदान जो हैं वो ताकतवर हैं, मगर आज वोट की ताकत हमारे हाथ में है, तो इसलिए हम, तो एक वजह ये है कि लोग चाहते हैं कि वो दोबारा उस पोजीशन में आए जिसमें वो अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं। सियासतदान हमारे मुल्क में बिलाल भी यही है ना कि जब वोट जब तक दिए जा रहे होते हैं तो सबकी सुनी जा रही होती है, उनके दरवाजों पर जाते हैं वोट मांगने के लिए, जब वोट डल जाते हैं, इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, तो फिर आवाम को कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन सही कह रहे हैं शाहजेब, क्योंकि ये वाली बात आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये वाली बात उन्होंने कहा जिस पार्टी का आप सपोर्ट करते हैं, जो पार्टी का एजेंडा होगा वही आपका भी एजेंडा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ में बिलाल भी ये जरूर बताइएगा कि केपीके में ऐसा क्या है कि केपीके के शहरी क्यों या केपीके के लोग क्यों चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो जाए, और तकरीबन 78% लोग ये चाहते हैं। सो केपीके में जो हमारे सामने जो यानी मेन इम्पोर्टेंट इशू इसकी वजह से वो ये कहते हैं वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा केपीके में है इस वक्त। उनकी सूबाई हुकूमत अब एक ही सूबे में है, केपीके है, तो वहाँ पर लोग अब पार्टी लाइन लेते हैं और वो ये कहते हैं कि पार्टी क्योंकि ये कहती है और लीडर ये कहते हैं इमरान खान साहब, तो दुरुस्त ही कहते होंगे, इसलिए इलेक्शन करा देने चाहिए। और आई थिंक कुछ उसके पीछे एक ये भी सोच पाई जाती है कि अगर इलेक्शन आज या जल्द हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि एक उनको अवामी बरतरी हासिल है उनके ख्याल से, तो जितना जल्दी इलेक्शन हो बिलाल भाई चले केपीके में तो उनकी हुकूमत है, पंजाब और सिंध में आपकी इस सर्वे में क्या सामने आया, प्लीज शेयर कर सकेंगे? जी बिल्कुल। सो पंजाब में 65% और सिंध में 68% लोग भी कहते हैं इलेक्शन वाले दिन, और वहाँ हमारा ये ख्याल है कि उनके जो वहाँ पर रहने वाले इन फेवर, वहां पर जो लोग रहने वाले वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, ताकि उनके पास भी ताकत आए और वो सियासतदान उनके पास आए, वो अपने मसाइल का हल उनसे दरियाफ्त करें। एट द एंड ऑफ द डे जी, डेमोक्रेसी में वोटर के पास जो मेन पावर है वो तो उसका वोट ही है। People vote by their votes, and therefore they want it as quickly as possible. तो बिलाल भाई जल्दी जल्दी इलेक्शंस तो हो जाएंगे तो सब कह रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वोट किसको देने जा रहे हैं या किस पार्टी का ज्यादा रुझान नजर आया आपको आवाम में? बिल्कुल। सो इसके ऊपर हम हालिया दिनों में सर्वे कर रहे हैं। एक हमारी जो हिस्ट्री पर मबनी राय है वो ये है कि इस तरह के टाइम पीरियड में लोग काफी फेंस सिटर्स होते हैं, इन द सेंस कि वो अभी देख रहे हैं कि हवा किस रुख जाएगी, जो है ऊंट किस करवट बैठेगा। तो कुछ इसलिए इतनी जो पॉलिटिकल प्रेडिक्शन है वो इतनी रिलायबल नहीं होती। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो लोग ज़रा ज़्यादा अपनी एक राय जो है वो कायम कर लेते हैं कि किस तरफ बैठना है। तो इसलिए हम आजकल एक सर्वे कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द रिलीज करेंगे। ग्रेट। बिलाल भाई एक रिक्वेस्ट है एक सर्वे की अगर पॉसिबिलिटी हो, बिकॉज अभी कुछ अरसे में मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जब अवाम ने अब 3 हिस्सों में अवाम बढ़ गई है। एक वो जो प्रो पीटीआई है, एक वो जो प्रो पीटीआई नहीं है, और एक वो जो कि कहीं बीच में लर्च में है। तो वो उसको अभी तक ये नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, वो कंफ्यूज्ड है, वो है वोटर, वो पसंद भी करती है, लेकिन देन अगेन वो डिसाइसिव नहीं है। सो प्लीज अगर आपको टाइम मिले और चांस मिले तो जो अवाम डिसाइसिव नहीं है और बीच में है एंड दे आर वेटिंग टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, तो उनका रेशियो क्या है, उससे ही पता चलेगा कि हमारी आवाम कितनी है जो बिल्कुल ऐसे बीच में खड़ी है, ना इधर की है ना उधर की है। बिल्कुल नहीं, बहुत आपने अच्छा जो सेगमेंट ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाई किया जो फेंस पर है,
और ये वो वोटर्स हैं आमतौर पे जो इलेक्शन कैंपेन से या इलेक्शनियरिंग से अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी एक साइड पे। तो एसेंशियली ये स्विंग वोटर जो है ये डिटरमिन करता है कि इलेक्शन किस करवट बैठता है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा आइडिया, हम डेफिनेटली इसको मेजर करेंगे और फिर अगले कुछ हफ्ते में आपसे Really appreciate you giving us time today. Thank you so much. You have a very good one. ताक़रात में इबादतों में हमें याद रखिएगा। अल्लाह आपके लिए खैर आफियत की मोहब्बत फरमाए। और अब हम बढ़ रहे हैं लाहौर की तरफ। बिल्कुल, लाहौर की तरफ बढ़ते हैं कि लाहौर से बड़ी अच्छी खबर आ रही है सेफ्टी के हवाले से। जब हम लाहौर सेफ सिटी की बात करते हैं तो कैमराज हमने शहर भर में तो देखे हैं, लाहौर में जगह जगह कैमराज लगे हुए हैं लाहौर को महफूज बनाने के लिए। लेकिन अब हम ये भी देखेंगे कि जो पुलिस एहलकार हैं पंजाब के, उनकी वर्दियों में भी कैमरास लगे होंगे, जैसे कि NYPD में आप देखते होंगे। सच में? बिल्कुल, और उसकी लाइव स्ट्रीम भी जारी होगी जो कि देख सकेंगे। कंट्रोल रूम के अंदर तमाम नकलो हरकत देखी जा सकेगी, वो क्या कर रही है। इवन यहाँ तक कि जो लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर गुफ्तगू होगी वो भी कंट्रोल की जा सकेगी, यानी कि देखी जा सकेगी, मॉनिटर की जा सकेगी कि किस तरीके से बात की जा रही है, कैसे लोगों के साथ पेश आ रहे हैं पुलिस एहलकार। बाहर ना गाड़ियों में लगे होते हैं, यू नो, यू जस्ट स्टैंड आउट ऑफ द ऑफिसर बाहर आता है और वो सारी चीजें उनकी हरकत और उनकी रिकॉर्ड हो रही होती हैं और सारी चीजें जो है वो हेडक्वार्टर्स में जारी होती हैं। मुझे अभी 1 साल पहले मैं मदद 15 में भी गई थी, वो किस तरह मॉनिटर क्या चीजें करें वो भी मुझे याद आ गया। तो आपकी इस बात से मुझे वो चीज याद आई कि और कैमरास किस तरह जो है वो फायदा दे सकेंगे मॉनिटर। बिल्कुल, और इसमें अभी तक ये कहा जा रहा है कि बॉडी वेयर कैमरे जो है वो फ्रंट डेस्क पर जो बैठे होंगे अफसरान उनको फराहम किए जाएंगे, यानी कि जो लोग थाने जाते हैं उनसे बात करते हैं उनकी सारी गुफ्तगू उसमें जो है वो जा रही होगी, मॉनिटर हो रही होगी कंट्रोल रूम से। इन कैमरों को सेफ सिटी स्क्रीन पर लाइव देखा जा सकेगा, जैसे कि आपको बताया। तो मॉनिटरिंग इस तरह हो सकेगी थानों में। और इसी हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। सर, ये इस प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर कितने थानों में बॉडी वेयर कैमरे दिए जाएंगे पहले? जी, ये IG साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने पायलट किया है लाहौर में प्रोजेक्ट, और इसमें 50 बॉडी वेयर कैमरे जो हैं हमने लाहौर पुलिस को फराहम किए हैं। और इसके ज़रिए बुनियादी मकसद ये है कि जो आवाम को पुलिस से शिकायत रहती हैं कि जब वो उनसे पुलिस के साथ इंटरेक्शन होता है तो पुलिस का रवैया बाज़ औक़ात नामुनासिब होता है, ताकि इन शिकायत का तदारुक किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी था कि उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी हो। वैसे तो बहुत सारे और हैं जिनके ज़रिए हम एप्लीकेशंस आती हैं या कंप्लेंट मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए देखा जाता है, लेकिन ये बॉडी वेयर कैमरे के ज़रिए लाइव सारी कन्वर्सेशन जो है पब्लिक के साथ या जो कंप्लेनेंट उसके पास आएगा वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। और उसका अगर उसको वो समझ आती है कि पुलिस ने उसके साथ गैर मुनासिब रवैया रखा है तो वो एक प्रूफ अवेलेबल होगा जिसको उन बॉडी वेयर कैमरों के ज़रिए ना सिर्फ रिकॉर्ड किया जा रहा है बल्कि उसको बाद में सुना जा सकता है, उस पर इंक्वायरी मुकम्मल की जा सकती है। क्योंकि इंक्वायरी में चीज़ें सामने आती थी कि पुलिस जिसने अगर कोई गैर मुनासिब रवैया रखा भी है तो वो बाद में मानते नहीं हैं कि हमने ये ऐसी कोई बात की है या हमारे पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये देखने में ही बाज़ औक़ात ऐसे भी होता था कि दोनों तरफ से, ज़्यादातर तो पुलिस की तरफ से शिकायत, पुलिस के लिए शिकायत होती थी कि पुलिस का रवैया नहीं है, बस बाज़ औक़ात केसेस में पब्लिक की तरफ से भी मुनासिब रवैया नहीं होता था और वो प्रोवोक किया जाता था कि वो इस तरीके से बात करते थे कि वो पुलिस वाला भी उस पर दाब में आ जाता था और वो गलत रवैया इस्तेमाल कर देता था। तो ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है इसको देखने के लिए, बजाय इसके कि पूरे लाहौर में हम एकदम इसको इम्प्लीमेंट कर देते। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, टेक्नोलॉजी को जब भी रोल आउट किया जाता है इसको पायलट करके उसको पहले देख लिया जाता है कि उसके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। चूँकि मुख्तलिफ थानों में है, वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन के, सिग्नल्स के, इसकी जो फीडबैक है, इसकी रिकॉर्डिंग कौन देखेगा, कंट्रोल रूम कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें तय करके इस लेसन्स को देख के कुछ अर्सा, चंद हफ्ते, ऐसी चीज़ नहीं है, दुनिया भर में ऑलरेडी चल रही है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि पहला तजर्बा यहाँ पे हो रहा है, दुनिया भर में बड़ी सक्सेसफुली ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अपनी कंडीशंस के अंदर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको देखने के लिए पहले 50 कैमरों के साथ इसको पायलट किया गया। और जैसे ही इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, टीजिंग प्रॉब्लम्स हैं और इशूज़ हैं वो रिजॉल्व होते हैं, जो लेसन्स लर्नड हैं उनको देखते हुए इसको IG साहब की हिदायत के मुताबिक जैसे जैसे वो रोल आउट करना चाहेंगे फेजेस में, लाहौर पुलिस के साथ हम इसको रोल आउट करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा पायलट कर लिया होगा फेज और अब ये टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली भी जाएगा। लेकिन इन कैमरों के जरिए कामरान साहब ये बताइए किन चीज़ों की मॉनिटरिंग हो सकेगी स्पेसिफिकली? जी, जैसे मैंने कहा, बुनियादी तौर पे तो जो पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं कि पब्लिक के साथ उनका रवैया ठीक नहीं होता, जब पब्लिक उनके पास जाती है
या उनकी दाद रसी नहीं होती है या उनकी बात सुनी नहीं जाती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर पब्लिक कोई कंप्लेंट लेके फ्रंट डेस्क पे बुनियादी तौर पे कैमरे दिए गए हैं, और फ्रंट डेस्क का कॉन्सेप्ट भी यही था कि जो पुरानी हमारी पुलिस कल्चर था उसमें जो हमारी शिकायत थी कि उन लोगों से इंटरेक्ट ही ना किया जाए, जो पुरानी ट्रेडिशनल पुलिसिंग के अंदर मुहर्रर है, SHO है या ड्यूटी अफसर है, जो उनके साथ इंटरेक्ट ना किया जाए। ये फ्रंट डेस्क का कॉन्सेप्ट था जिसमें पढ़े लिखे बच्चे IT ग्रेजुएट्स को बिठाया गया था ताकि वहाँ पर ये दरख्वास्तें वसूल करें और उनको रिसीप्ट दें ताकि वो सबूत भी हो उनके पास कि उनकी दरख्वास्त पुलिस के पास जमा हो गई है। तो वहाँ पे भी अब ये कुछ शिकायत आनी शुरू हो गई थी कि वो कुछ अरसे से कि वहाँ पे भी वो चूँकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाने में ही बैठ रहे होते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पुलिस स्टेशन के वो भी उस तरह पब्लिक को जो उनकी कंप्लेंट्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और एड्रेसल नहीं हो रहा उनका। तो पहली फेज़ में ये देखने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए फ्रंट डेस्क के ऊपर जो पब्लिक आए अपनी दरख्वास्त लेके, जो भी मसाइल है वो उनकी बात रजिस्टर हो और उनको मुनासिब तौर पर रजिस्टर करके उनको रिसीप्ट दी जाए और प्रॉपर गाइड किया जाए। तो बुनियादी तौर पर तो जो पुलिस के रवैयों के खिलाफ शिकायत हैं वो कामरान साहब हम ये कह सकते हैं फिर इस कदम से साइलिन में और खासतौर पर पुलिस में एक जो ताल्लुक है वो मजीद मजबूत होगा, बेहतर होगा, और पुलिस में भी और कह लें कि तमाम वो लोग जो थाने जाएंगे उनके भी रवैये में बेहतरी आएगी कुछ? जी यकीनन, अभी तो पायलट करने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रेजुअली जब ये इंक्रीज़ करेंगे इसकी तादाद और पूरे लाहौर में और सब्सिक्वेंटली फिर इसको पंजाब के बाकी ज़िला में फेजेज़ में जैसे जैसे इसको पायलट लगाया जाएगा तो यकीनन इससे बेहतरी आएगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर एक चेक आ जाएगा। उनको पता होगा कि उनकी हर बात बोला हुआ एक एक लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसकी बाकायदा वीडियो भी बन रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और अगर पब्लिक इससे मुतमईन नहीं हुई और साहिल के अगर कोई बात सही तरीके से नहीं सुनी गई या उसे बदतमीज़ी की गई या नामुनासिब रवैया रखा गया, तो ये प्रूफ उनके पास खुद अपने पास है और सिस्टम में है। एक रिकॉर्डिंग उस कैमरे के अंदर हो रही है और एक बैक एंड पे पूरा उसकी फीड आ रही है जो हमारे पास सेफ सिटी में रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि उसको ज़ाया कर देंगे या ख़राब कर देंगे या उसको प्रूफ का ज़ाया करने का इम्कान नहीं होगा, हमारे पास भी अवेलेबल होगा। तो इससे यकीनन पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस तो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें कंप्लेंट में क्या मसला है, लेकिन जो एक फौरी जो एक इशू होता है कि पब्लिक बात सही तरीके से नहीं की गई, उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है पुलिस ने दिखाया, उसके ऊपर यकीनन एक उसमें बेहतरी आई। साथ साथ ये वाली बात है कि अभी तक जराइम से काबू पाने में कितनी मदद मिली है? देखिए, जराइम की शरह जो है ना, कोई सेफ सिटी कैमरों से आपको दिखा रहा है। अब अगर आप ये समझेंगे सेफ सिटी क्राइम ख़त्म कर देगा, उसके बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिससे क्राइम ख़त्म होगा। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि क्राइम को ख़त्म करने का या तो उसकी वजह जो है, बुनियाद है जिसके से लोग क्रिमिनल बनते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। वो सोशो इकनॉमिक कंडीशंस हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है जिस पे बड़ा अरसा काम करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि अगर कोई जुर्म कर लेता है तो उसके आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक्शन में आए और उसको पाबंद सलासल किया जाए, बाकायदा उसके जुर्म की उसको सज़ा हो, ताकि एक सोसाइटी में और क्रिमिनल के लिए एक डेटरेंस क्रिएट हो, उसको पता हो कि जो मैं पकड़ा गया तो फिर मैं इस सज़ा से बच नहीं सकता। तो वो फैक्टर हैं जो असल जुराइम को कम करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से आप ये कम से कम उस क्रिमिनल को, उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए क्रिमिनल को जो पकड़ने की हेल्प है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। लाहौर में जहाँ जहाँ हमने कैमरे लगाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका एनालिसिस करते रहते हैं, उन जगहों पर क्राइम कम हुआ जहाँ पे कैमरे लग गए थे और क्राइम में एक शिफ्ट आया उन इलाकों की तरफ जहाँ पे कैमरे नहीं थे या लोगों ने समझा कि जो साइड रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, जहाँ मेन रोड्स पे जनरली कैमरे हैं कि उनके वहाँ पे अगर हम क्राइम कर लेंगे तो ऑल्दो हमारा नेटवर्क ऐसा है कि अगर उस स्ट्रीट से निकल के किसी मेन रोड पे आएंगे तो हमारे कैमरों की कवरेज में फिर भी आ जाएंगे। लेकिन उससे एक शिफ्ट ज़रूर आया है और उससे पुलिस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा केसेज ऐसे हैं जिसमें हमने वीडियो एविडेंस पुलिस को फराहम किया है और अदालतों में जो केस ट्रायल में हैं उनमें दिया गया है, जिसके हमें यकीन है इंशाल्लाह ताला ये एक सॉलिड एविडेंस है जो कानून शहादत एक्ट के तहत अब एडमिसिबल भी है कोर्ट में कि जब ये ट्रायल मुकम्मल होंगे केसेस के तो कन्विक्शन रेट बेहतर होगा, जिससे बहुत बड़ी डेटरेंस क्रिएट होगी और क्राइम में एक कमी कभी इससे। और जैसा कि कामरान साहब आप जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ अदाद शुमार आप शेयर कर लें। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि काफ़ी हद तक मदद मिली है, तो कितनी मदद मिली है रवा साल, कितने जराइम पेशा अफराद को ट्रेस करने में? देखें, ये एक फिनोमेना है। हमारे पास तफ्तीशी हजरात तकरीबन 30 से 40 तफ्तीशी हजरात जो हैं डेली बेसिस पे जो लाहौर में किसी किस्म के भी ट्रैफिक हादसा से लेके जराइम से लेके और कोई इशू है, कोई गुम गया है, किसी की कोई चीज़ खो गई है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो पुलिस के पास रिपोर्ट होता है और वो कैमरों की मदद से उसमें हेल्प मिल सकती है, वो हमारे पास देखने आते हैं। अब वो उसके बाद यहाँ से अगर आपको एक क्रिमिनल की गाड़ी का नंबर मिल गया है, वो अब हमने एक मैकेनिज्म शुरू किया है कि ये सारी फीडबैक ली जाए टिल द केस कन्विक्शन तक या जो केस का फैसला है वहाँ तक। वो हमने लाहौर पुलिस को अब केस भेजा हुआ है जिसमें वो उसमें पूरी इनपुट दे रहे हैं हमें, क्योंकि हमारा काम रोल ख़त्म हो जाता है जब एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। उस पर आगे तफ्तीशी और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का काम शुरू हो जाता है कि उन्होंने क्रिमिनल को जो यहाँ से एविडेंस मिला है, क्लू मिला है, उसकी बेसिस के ऊपर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। लेकिन जो गिरफ्तारी होती है उसकी हमारे पास फीडबैक नहीं होती। ये मैकेनिज्म अब हमने अब
काम शुरू किया है कि उसमें जो जहाँ जहाँ पे भी गिरफ्तारी होगी, केस का जो फेट है वो हमारे पास भी रिकॉर्ड में, ताकि हमें पता लग सके हमारे एविडेंस से पुलिस को कितनी हेल्प मिली है और कितने क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए और कितनों को सजा मिली है। कमल साहब, आपको क्या लगता है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है? जी यकीनन, जो अब पूरी दुनिया में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मेगा सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में टेक्नोलॉजी के बगैर अब आप जो इश्यूज़ हैं इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वजह है कि दुनिया भर में सेफ सिटी, स्मार्ट सिटी के मॉडल्स की तरफ जाया जा रहा है। हमने ये लगाया है और इससे बहुत सारा इम्पैक्ट आया है। लाहौर पुलिस को बहुत सारी हेल्प मिली है। उनकी बहुत सारी जो 100-150 साल पुरानी बहुत सारे प्रोसीजर्स थे, उसमें टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन के बाद चेंजेस आई हैं, उसमें बेहतरी आ रही है। क्राइम का जैसे मैंने कहा कि शिफ्ट हुआ, उसके ऊपर हम मैकेनिज्म कर रहे हैं, इसकी एक्सपेंशन हो रही है। लाहौर में जब ये 15 में सर्वे करके प्रोजेक्ट लगाया गया तो 22 तक 7 सालों में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, सोसाइटीज़ बन गई हैं, नए घर बन गए हैं, नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं। उसके मुताबिक लाहौर पुलिस ने हमें 100 से ज़्यादा ऐसी साइट्स हैं जो आइडेंटिफाई की हैं जिनके ऊपर हम मजीद कैमरे लगा रहे हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नए बन गए हैं, जैसे सियालकोट मोटरवे का रिंग रोड से नया पॉइंट हुआ, वो पहले कवरेज में नहीं था। तो ऐसे सारे पॉइंट्स हम कवरेज में ला रहे हैं। अलावा जो प्राइवेट कैमरेज हैं जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ के हैं या मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के हैं, यहाँ पे लाहौर में बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं जिसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, उनके कैमरे इंटीग्रेट किए हैं हमने। रिंग रोड अथॉरिटी के कैमरे प्रोसेस में इंटीग्रेशन के सर्वेज आजकल चल रहे हैं, उनसे NOC मिल गया हमें। DHA के कैमरे हमारे साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, वहाँ पे काम शुरू है। तो और इस तरह प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के कैमरे हैं, उनके कंट्रोल रूम अपने चलते रहेंगे। लेकिन जब हमारे तफ्तीशी हजरात को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को किसी वक्त कोई क्राइम का या कोई इंसिडेंट को ट्रैक करने के लिए हेल्प चाहिए और वो हमारे कैमरों की रेंज से निकल के किसी सोसाइटी के अंदर की सड़कों पर चले गए हैं, तो वहाँ के कैमरों को हम एक्सेस करके उनको सारी यहाँ से हेल्प दे सकेंगे। दुनिया भर में यही मॉडल है। सारा पैसा हुकूमत ने नहीं खर्च करना होता, जो टेक्नोलॉजी के आपको सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं उनको इंटीग्रेट करके उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है और एनहांसमेंट की जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट किया जाता है। इसी बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो दुनिया की हैं, इसी मॉडल को लेकर, ताकि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट सारी लाहौर में तो नहीं करनी है और शहरों में भी होनी है। इसके साथ हम कसूर में ऑलरेडी बहुत शुक्रिया। CEO पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरीके से बता रहे हैं इस तरीके से लाहौर को मजीद सेफ बनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वन सेकंड, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो कि माइक में से ताज़ा दम हो गई। वो क्यों होगी, उसकी एक वजह है, मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद कि कोई आया है, उससे जरूर मुलाकात करेंगे। उसके आने से मैं तरोताज़ा हो गई। लेकिन अगर आपको हम दुनिया का गोल चक्कर लगवाने की बात करें तो यहाँ पर गलत नहीं होगा और आपको भी ताज़ा कर सकें। ताज़ा भी कर सकते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं हम लोग एक शो कर रहे हैं, हमारे शो के बीच में ना एक कोई भी कबूतर या कोई भी पेट या कोई भी एनिमल आके बैठ जाए, मजाल है शाहजेब और मैं रुक जाए, हो ही नहीं सकता। हम अपना काम करते रहेंगे, हमें पता है 11 बजे शो खत्म हो जाता है, इसलिए कबूतर आके बैठे कुछ भी हो। लेकिन ऐसा एक जगह पर नहीं हुआ। वहां पर चल रही थी स्नूकर चैंपियनशिप, उसके बिल्कुल, ब्रिटेन की बात करिए, बरतानिया की, उसके बिल्कुल बीच में टेबल पर आकर कबूतर बैठ गया। सेकंड हाफ के बीच में गेम रुक गया। देखने वाले महजूज हो रहे हैं कबूतर से गेम से नहीं, गेम से क्या होंगे, कबूतर आने का गेम ही चेंज हो गया। गेम चेंजर था दरअसल, एक कबूतर गेम चेंजर साबित हुआ। कबूतर गेम और ये बेसिकली स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जारी थी जहां पर ये सब कुछ हुआ और कबूतर के आने के बाद गेम जाहिर बात है ताखीर का शिकार हो गई, गेम रुक गई, लोग गेम से ज्यादा कबूतर को देखना शुरू हो गए। और खैर एक चैंपियनशिप, अगर कबूतर वो काम कर देता जिससे वो जो कारपेट है वो खराब हो सकता था, उससे ज्यादा डर रहे होंगे लोग, क्योंकि अगर वो खराब हो जाता तो पूरी टेबल चेंज करनी पड़ जाती। अगर आप समझ रहे हैं मेरा इशारा, तो यस ये हुआ। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उड़ने के बाद वो स्टेज के पीछे चले गए। वहां पर जो है टीम के एहलकार ने उनको, कबूतर भाई को पकड़ लिया और वो उड़ नहीं सके। लेकिन अगली खबर शाहजेब से नहीं, मैं क्यों सुनाऊंगा, आप क्यों नहीं बता रही कि ये एक औरत ने क्या किया है। एक औरत ने क्या किया, ठीक है, ये मैं बताऊंगी तो अगली वाली शाहजेब को डेडिकेट करूंगी। खातून ने जुदाई के खौफ से अपनी पालतू बिल्ली से शादी कर ली और तकरीबन 49 साल ये जबूरा नामी खातून थी जिन्होंने जुदाई का उनको खौफ था और पता नहीं किस किस्म का खौफ था कि उन्होंने जो अपनी बिल्ली थी, अपनी पली हुई बिल्ली, उससे शादी कर ली। मुझे तो इनके रिश्ते से खौफ आ रहा है, अल्लाह मुझे माफ करे। कोई बात तो ये पहला बिल्ली से शादी कर ली, मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था, तो मैंने उसी को पा लिया और वो थी बिल्ली।
ये बड़ी रोमांटिक लाइन उन्होंने बोली, खासतौर पर बिल्ली के लिए। शुक्र है आप जो है ना मतलब छोड़कर नहीं चले गए। खैर आखिर में उन्होंने, खातून ने ऐलान किया कि कोई भी इन्हें अब बिल्ली से जुदा नहीं कर सकता। हम चाहते भी नहीं आपको कि बिल्ली से जुदा करें, आप रहें अपनी बिल्ली के साथ। अच्छा, जो लास्ट खबर होगी ना गुजरे गोल चक्कर की, वो मैं डेडिकेट करूंगी शाहजेब को, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मौसम में गर्मा जब आता है तो साथ में आमों, बूढ़ी खातून के बारे में उसकी बात वो आगे होगी बूढ़ी खातून। अच्छा, हम पहले एक्सपेंसिव मैंगो की बात कर लेते हैं। गर्मी आज सबसे पहले आपको, और मैं इंतजार करता रहा कब आम आएंगे इस रमजान में। सबसे ज्यादा जो मैंने मिस किया खाने में किसी चीज को, तो वो आम था, क्योंकि आम हमें देखने को नहीं मिले, खाने को तो दूर की बात है। दशहरी की बात करें तो बैंगन पली की बात करें, लंगड़ा की बात करें तो चौसा की बात करें, क्या बात है। लेकिन जापान में एक ऐसा आम है जो दुनिया का सबसे महंगा आम कहा जा रहा है। उसकी वजह है जामनी रंग के ये आम है, जामनी रंग के आम है, और इनका नाम जो है मीज़ाकी आम है, मीज़ाकी। और कीमत तकरीबन 6,61,000 पाकिस्तानी रुपए फी किलो है। इन आम के लिए इन बागात पर गार्ड्स तैनात किए जाते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। और इन आमों की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं इस लग रहा है जामन इन अ बिगर साइज जाम, लेकिन तो प्यारे कलर्स ऑफ पर्पल है, लैवेंडर है, कितने कॉस्टली है, कितने कॉस्टली है। कॉस्टली तो छोड़ो, इनको देखने में कितना डिफरेंट लग रहा है। जो हाँ जो खरीद ले बंदा वो भी महंगा हो जाए। आए आप 6 लाख जो है ना 61,000 के हैं, हम तो फ्रेम करा के रख लेंगे और ले जाए। बस जो आखिरी जो गुजर तो ओल्डेस्ट वुमेन और आगे चलते हैं गोल चक्कर। नहीं अभी कहीं नहीं जा रहे। दुनिया की मारूफ तरीन जापानी खातून काने नाना अभी अदालत के बाद अल्लाह जो है वो गलत नाम बता रही हैं आप, ये नाम नहीं है। अच्छा आप क्या नाम है? ये जो काने ताना है, ये तवील अदालत के बाद जो है वो 119 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। मौमर तरीन जापानी औरत थी है, और गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट भी सामने आई है जिन्होंने इनको ये एजाज दिया है और कहा है कि ये मौमर तरीन शख्सियत हैं जिसका इन्होंने एजाज पाया जापानी खातून ने। और साथ में जापान से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की जैसे कि मौमर तरीन खातून है, ये इनको 2 जनवरी, ये तकरीबन 2 जनवरी 1903 में जापान के जनूब मगरब के इलाके क्यूकिया में पैदा हुई थी, कैप्रिकॉर्न वुमेन। और उन्होंने वाकई में दोनों वर्ल्ड वॉर्स देखी और पाकिस्तान की भी सिचुएशन देख के फिर वो अल्लाह की तरफ वापस गए। उन्होंने कहा बस मैं सब देख लिया है, अब मैं जा रही हूँ, ये मेरा आखिरी सफर है। लेकिन जनाब 19 साल की उम्र में शादी करने वाली ये काने ताना आपने कहा, जो ज्यादा शायद आपको सही तरह पता होगा, एक नुक्ते के फर्क से क्या नाम बदल जाता है। दुनिया गोल चक्कर यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचा। और अब हम क्या कर रहे हैं शाहजेब साहब? बिल्कुल, रमजान मुबारक के दौरान मामूलात ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। हमारा रूटीन चेंज हो जाता है, हमारा खाना पीना चेंज हो जाता है, हमारा सोना जागना सब कुछ बदल जाता है। तो ये रूटीन में जो चेंजिंग आती है उसमें बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। कभी ये प्रॉब्लम बढ़ भी जाता है तो लोग मेडिसिन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ये सारी तब्दीली क्या है और ये सर का दर्द क्यों होता है, लोग सर के दर्द का शिकार क्यों होते हैं? सर का दर्द ना सबको हो रहा होता है रमजान में, ये नोट किया गया। ज्यादातर लोग क्योंकि जिनकी वजह से मैं ताज़ा हो गई हूँ उनसे आपकी बात करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर अज़मा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आप तो स्वीट हार्ट हैं अब हमारी, सीरियसली। इतनी सर में दर्द होता है जिनको चाय की एडिक्शन होती है ना, शाहजेब में हम जितने आप मुझे बता, आप भी चाय की चाय जिनको होता है ना, चाय अब तक नहीं होती, सर का दर्द रहता है। लेकिन अक्सर लोगों को शायद जिस तरह कहा कि रमजान में सर का दर्द की शिकायत बहुत रहती है, उसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, सर का जो दर्द है ना वो एक मोस्ट कॉमन कंप्लेन है जो रमजान के अलावा भी हो रही होती है ना, लेकिन रमजान में ये शिकायत बढ़ जाती है। अब ये क्यों बढ़ती है, इसकी बहुत मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो हमारे रमज़ान के अंदर स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उठने जागने सोने का, और हमारी टुकड़ों में नींद हो रही होती है, एक कंटिन्यूटी में नींद नहीं आती है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि हमारा जो खाने का चुनाव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सहरी में क्या खा रहे हैं, वो बड़ा मैटर करता है। कि अगर आपने बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम ले लिए सहरी के अंदर, तो एकदम से आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, और फिर एकदम से शुगर लेवल जब कम होगा, जब शुगर लेवल कम होगा जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उस तक भी आपको एकदम से सिवियर सर का दर्द हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है, अगर हम पानी की मिकदार सही नहीं कर रहे, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, वो भी सर का बाइस बन सकता है। इसी तरह से जो लोग कैफीनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे चाय हो गई, कॉफी लेते हैं, वो बहुत एडिक्टेड होते हैं, वो एकदम से विड्रॉ करते हैं, उनमें बहुत सर दर्द की शिकायत हो जाती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें एकदम से सर की शिकायत बढ़ जाती है। ये तो ये कॉमन कॉजेज है जो कि ये लेकिन बहुत सारे लोग हम ऐसे भी देखते हैं जो रमजान में कोशिश करते हैं कि वो जागते रहे सहरी तक,
और सहरी के बाद वो सोते हैं और जाहिर बात है उनकी नींद भी मुकम्मल नहीं हो पाती है और वो पूरी रात गुजर चुकी होती है। तो आपके ख्याल में रूटीन भी हमें चेंज करने की जरूरत है, खासतौर पर रमजान में, कि हमारा कम से कम सर में दर्द ना हो? रमजान इतना अच्छा महीना है ना, इसमें हम डिसिप्लिन होना सिखाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम सारी जो अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाते हैं ना खराब वाली, वो इसी महीने में ले आते हैं। चाहे वो खाने की उससे हो, चाहे हमारा स्लीपिंग पैटर्न हो। ठीक है, हमें ये पूरे महीने के अल्लाह ताला ने कहा है कि हम अपने आप को सीखें और अगले 11 महीने में हम अपनी बॉडी को उस तरह से चलाएं, लेकिन हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल था कि ये क्यों, सॉरी सवाल थोड़ा सा रिपीट कर पूरी रात लोग जागते हैं, सर तक जागते हैं, उसके बाद सोते हैं, उस स्लीपिंग पैटर्न जैसे आप बात कर रहे हैं। यही गलती करते हैं लोग, क्यों जाग रहे हैं? हमें मैक्सिमम 10-11 बजे तक सो जाएं, क्योंकि हमें 4-4:30 तक उठना होता है, उसके बाद अपना अपने खाया, नमाज पढ़ी, उसके बाद आप सो जाएं। और दूसरा ये देखें, हर किसी का ये नहीं होता, खासकर ये जो रमजान आए इसमें बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, हमें अपने ऑफिस भी आना होता है। तो अगर हम पूरी रात जागेंगे, ऑफिस भी आएंगे, काम करेंगे, जब हम घर लौट के जाएंगे तो हमें सर में दर्द तो होगा। एक तो नींद की कमी है, दूसरा फिर ये कि आपकी टायर्डनेस की वजह से एक आपकी बॉडी के अंदर एक जो हो रहा है वो भी सर के दर्द का बाइस बनेगा। तो वो हम इन चीजों को थोड़ा सा बेहतर करके सर दर्द को हम अच्छी बात की रमजान में, रमजान सिखाता ही डिसिप्लिन है, हम क्यों नहीं डिसिप्लिन सीखते। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज है कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी सर में दर्द बहुत होता है, या बहुत सारे लोगों को सब मैं अभी नोट कर रही हूँ रमजान में उनको एग्रेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है वो सर का दर्द भी है, साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर के भी जो है वो विक्टिम्स हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, ब्लड प्रेशर जब देखें, हाइपरटेंसिव जो लोग हैं वो रमजान से पहले एक तो अपने मौलिद से जरूर रब्ता करें, क्योंकि उनकी डोज एडजस्टमेंट जरूरी है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम रोजे रख रहे हैं तो हमारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं, है ना। जब मेडिसिन लेना छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, अगेन वो सर दर्द का बाइस बन सकता है। आपने मेडिसिन नहीं छोड़नी, हाँ उसकी डोज की स्ट्रेंथ आगे पीछे हो सकती है। तो रमजान से पहले जरूर अपने आप को अपने मौलिद से दिखा के मशवरा करके, लाजमी जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है या उनके साथ कोई भी बीमारी है तो अपनी डोज एडजस्टमेंट जरूर करवाएं। या घर में अपना बीपी चेक या बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आप अपनी शुगर लेवल चेक कर सकते हो, और अगर 70 से कम आ रही है तो ये इसकी फतवा है कि आप उसको रोजा ब्रेक कर सकते हैं। ये बड़ा खतरनाक चीज है ये। अच्छा, सर के दर्द की खासतौर पर हम बात करें, सर के दर्द भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। कभी जो पिछला हिस्सा है आपका सर का बैक साइड पे वहाँ हो रहा होता है, कभी फ्रंट साइड पर ये जो आपकी कनपटियां से कहते हैं यहाँ पर दर्द होता है। तो इस पे हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सर दर्द किस चीज़ का है? क्या ये नींद की वजह से हो रहा है या कोई और वजूहात है? देखिए, जैसे आपने कहा कि सर दर्द की मुख्तलिफ जगहें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टेंशन हेडेक है तो वो हमारे आगे बैंड लाइक फील होगा। अच्छा। क्लस्टर हेडेक है तो आंख के पीछे शदीद दर्द होता है, बहुत शदीद, उसकी शिद्दत ज्यादा होती है। इसी तरह से अगर माइग्रेन है तो आधे सर का दर्द है और लगता है कोई चीज फट जाएगी, ऐसा लोग इस तरह का वो कंप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरह साइनस, जिन लोगों को साइनस का रेशे का मसला रहता है तो उनको जो दर्द होता है वो गालों के अंदर या इस पार्ट में दर्द हो रहा होता है। अगेन सिवियरिटी और उसका ड्यूरेशन बड़ा मैटर कर रहा होता है। अब आपको लगा है कि जैसे मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मुझे सुबह उठ के सर दर्द लग रहा है, तो मैं मेरे मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो मैं कोशिश करूंगी नींद उसको अपनी बेहतर कर लूँ तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूटी में हो रहा है और मुसलसल हो रहा है तो फिर हमें दिखाना, इवेलुएट कराना चाहिए कि हो क्या रहा है, उसकी वजह क्या है। लेकिन आप ये चीज अच्छी टिप दी घरों में, क्योंकि माशाल्लाह अब लोग शऊर याफ्ता हैं, वो अपना बीपी मॉनिटर कर सकते हैं घर में, वो अपना शुगर जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। शुगर के हवाले से आपने हिदायत की कि 70 से अगर कम है तो ये अलार्मिंग है, यू नीड टू टेक मेडिसिन एंड गो टू योर डॉक्टर। अच्छा, बहुत से लोग सोते भी रहते हैं, मतलब सहरी नहीं भी करते और कहते हैं कि चलो भाई मैं सहरी के बगैर ही रोजा रख लेता हूँ, तो उस वक्त भी मैंने नोट किया शायद ने कहा जागते रहते हैं। अब अक्सर लोग सोते भी रहते हैं तब भी उठते हैं, उनके सर में दर्द हो रहा होता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि जो हम सहरी है ना, जो सहरी हम करते हैं अगर हम वो छोड़ते हैं ना तो जो हमारी भूख होती है उससे भी सर का दर्द बढ़ता है, यानी कि गैस चढ़ती है, सर में दर्द होता है। गैस भी हो सकती है, क्योंकि देखिए खाली पेट है, एसिड भी रिलीज हो रहा है। तो एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम सहरी छोड़ दिया, हमने एक मेजर मील जो कि हमें आगे एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हमने छोड़ दिया, दिन की एनर्जी हमारी, पूरे दिन की एनर्जी वो हमें प्रोवाइड करना था जिसको हमने छोड़ दिया, हम सोते रहे। तो क्या होगा, आपको एक हंगर, वो उसकी भूख की वजह से आपको सर में दर्द हो सकता है। दूसरा, जिन लोगों को मिग्रेन होता है उनको एक स्टिमुलस चाहिए होता है, चाहे वो नींद की कमी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो भूख हो, वो ट्रिगर करते हैं। तो आपने इन चीजों को बड़ा सोच समझ के, जब हम रमजान, मुझे लगता है जब रमजान आने वाले होते हैं ना, हमें 10-15 दिन पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा
रूटीन में चेंज आना चाहिए, लाना चाहिए। नफली रोजे रखते रहते हैं, उनकी बॉडी यूज्ड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब, आप ये एक बड़ा अहम सवाल जो मेरी नजर में अहम है, हो सकता है ना हो, लेकिन अब रोजा खोल लिया आपने, अफ्तार कर लिया, अफ्तार करते ही पहली चीज क्या ले या पहली 3 चीजें क्या लें जिससे सर का दर्द आपका ट्रिगर ना हो? क्योंकि मैं जब तक अफ्तार करके मैं फौरन करती हूँ, आई जस्ट हैव आइदर खजूर या पानी लेकर, सबसे पहले मुझे इतनी भूख नहीं होती तो मैं फटाफट नमाज पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ अच्छा अभी फ्रूट चाट है या कुछ बहुत अलग सी कोई चीज बनी है या कुछ ऐसा कुछ है, तो मैं कोशिश करती हूँ खाना खा लूँ। लेकिन जब तक चाय नहीं पीती तो देयर इज अ प्रेशर ऑन माई टेम्पल्स, मतलब कनपट्टियां लगती है, ऐसे भारी हो रही हैं। क्या 3 चीजें जरूरी हैं जो हम अफ्तार पे लें ताकि सर का दर्द अवॉइड करें? चाय चाय चाय। अच्छा, वाह, 3 चीजें हो गई। सबसे पहले तो ये है कि देखिए खजूर से अगर हम रोजा खोलेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एक शुगर लेवल कम था वो बेहतर होगा, आप अवॉइड कर सकते हैं। डिहाइड्रेटेड थे, पानी पिया आपने, लेकिन पानी भी बहुत ज्यादा नहीं पीना, 1 से 1.5 गिलास, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर लेंगे वो भी हमारा इम्बैलेंस कर सकता है इलेक्ट्रोलाइट को, सोडियम पोटेशियम हमारा कम हो सकता है, वो भी ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, आपने एक लिमिट उसमें किया, जैसे आपने कहा फिर नमाज पढ़ ली, फिर आपने एक बोल कोई फ्रूट का ले लिया, सदा अपना गर्मा काट के खा लिया। बिल्कुल, तरबूज इतना अच्छा आजकल है जो आपकी हाइड्रेशन को बेहतर करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वाफिद मिकदार में मौजूद है कि और सबकी पहुंच में भी है, ज्यादातर लोग उसको खा सकते हैं। मैं कहने और सुनने वालों को जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हालांकि मुझे नहीं पता था ये मैं कहूँगी, लेकिन ना सिर्फ डॉक्टर साहबा की माशाल्लाह मालूमात और उनका तजुर्बा है, अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा भी बहुत दी है, मैं इनकी पेशेंट्स में से हूँ, अल्लाह ने इनको वाकई में इनके इलाज में बहुत शिफा दी है। और डॉक्टर साहब सीरियसली आपको अल्लाह ताला ने, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर गिफ्टेड, तो thank you so much for taking out time and hope to see you again. Inshallah. And inshallah we'll stay in touch. The show as well. नया टॉपिक लेके आएंगे। नया टॉपिक लेकर आपको तंग करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये तो बातें हो गई सारी, क्योंकि रमजान अब हम देख रहे हैं कुछ चंद दिन बाकी रह गए हैं रमजान के, इस बाबरकत महीने के, और इस पूरे रमजान हमने कोशिश की जितना अच्छा ये रमजान हमारा गुजर सकता है हम गुजारने की कोशिश करें। लेकिन अब हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं, जिससे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वो कम उम्र तरीन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है एहसन रमजान, और उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ने सरपरस्ती ना की तो प्रोफेशनल स्नूकर के लिए इंग्लैंड चला जाऊंगा, यानी कि फिर वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, वो इंग्लैंड चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सरपरस्ती कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उनको वो तमाम वसाइल नहीं मिल पा रहे। कितना ज्यादा अफसोस की बात है शाहजेब कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, और वो सपोर्ट अभी मैं देख रही थी हमारे जो जिनको हमने प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज में किया था, जो मार्शल आर्ट्स के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अभी जो है एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उससे पहले वो रिकॉर्ड जो है एक इंडियन उसने किया था, लेकिन देन अगेन कितने लोग डिसहार्टेंड होके या तो अपना टैलेंट छोड़ देते हैं या फिर मुल्क छोड़ देते हैं। ये बड़ी अजीब। वो ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत तब्दील हो गई है, तो मुझे नई हुकूमत से बड़ी उम्मीदें हैं। पुरानी हुकूमत ने तो मेरा कुछ नहीं किया, लेकिन जो नई हुकूमत है वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करे, मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एहसन रमज़ान के मजीद क्या मुतालबात हैं ये हम उनसे ही जान लेते हैं। एहसन रमज़ान हमें ज्वाइन कर चुके हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है ये ज़रूर बताइएगा साथ में। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या कोई स्नूकर टूर्नामेंट इस वक्त आपका चल रहा है रिसेंटली? ये अल्लाह ताला की रहमत होती है रमज़ान इंसान की ज़िंदगी में आना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। और रमज़ान में मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई टूर्नामेंट हो अभी तो। अच्छा, ऐसे खबरें ये आ रही हैं कि आपने हुकूमत से 15 लाख का जो है वो मुतालबा किया है। 15 लाख तो इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, ये किस मद में किया है आपने? क्या जो है कहीं जाना चाहते हैं, किस तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं? जी ऐसे जी, मैंने ये मुतालबा नहीं किया था कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। मैंने ये कहा था कि एक प्लेयर को जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती है वो जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लेयर है। तो एक प्लेयर का जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। देखें, अब प्लेयर के पास अगर डिपार्टमेंट कोई भी नहीं होगा तो जाहिर बात है कि वो कोई ना कोई बिजनेस करेगा अपनी इनकम के लिए, तो उसका गेम की तरफ से जो ध्यान है मैं समझता हूँ काफी डिस्टर्ब होगा, उसके प्रैक्टिस के लिए टाइम भी कम मिलेगा। तो मैंने यही कहा था कि मुझे कोई डिपार्टमेंट भी चाहिए, मुझे कोई डिपार्टमेंट मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये फिर मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी गेम को दूंगा। जितनी भी जहाँ पे मैं 5 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ वो जो टाइम मैंने अपनी जॉब पे देना है वो भी मैं अपनी गेम पे दे दूंगा। तो आगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इंग्लैंड में क्यू स्कूल का टूर्नामेंट होता है, तो अगर मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूँ
और उस टूर्नामेंट से अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ तो मैं प्रोफेशनल के लिए सेलेक्ट हो जाऊंगा 2 साल के लिए। वो 2 साल की एंट्री होती है, फिर आप प्रोफेशनल में इन हो जाते हैं। तो आप अगर 2 साल वहाँ पे खेलते हैं तो आप मैच विन करें या लूज करें तो आप 2 साल प्रोफेशनल में इन नहीं होते हैं। तो मेरी मजीद कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में किसी भी टूर्नामेंट में जाऊंगा और पाकिस्तान के लिए मजीद और ऐसा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता, और जिस तरह हम ये भी देख रहे हैं कि आपके लिए उस तरह के इनामात का ऐलान नहीं किया गया जैसे कि एक स्टार के लिए किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में स्नूकर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, अहमियत नहीं दी जा रही है, देने की ज़रूरत है इस वक्त? जी बिल्कुल। पहले आसिफ भाई भी वर्ल्ड चैंपियन बने थे, वो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। तो मैं बहुत छोटा था तब, तो मैंने भी उस टाइम भी यही सुना था कि जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती है वो नहीं थी, क्योंकि जब वो 2012 में बने थे तो आसिफ भाई ने मुझे बताया था कि 2012 में भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कैश अवार्ड मिले थे। और 2019 में बने तो उन्होंने यही बोला था कि अब वैसे नहीं था कि जैसे मैं 2012 में वर्ल्ड चैंपियन बना था तो मुझे स्पोर्ट मिली थी, लेकिन 19 में नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी प्लेयर है जब तक गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं होगी तो वो डिसहार्ड होगा। सबसे पहले तो प्लेयर के पास डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो वो अपनी गेम पे फोकस रखेगा। तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आने वाला जो टैलेंट है अगर कोई और भी चैंपियन बनेगा तो वो डिसाइड होगा कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सरपरस्ती नहीं है, मेरी कोई जॉब नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इंसान की कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए, उसे डिपार्टमेंट मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। उसका एक ही टारगेट होना चाहिए, वो है उसकी गेम, ताकि आगे भी मैंने वर्ल्ड गेम के लिए जाना है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड गेम में देखा जाए तो पाकिस्तान में एक के बाद दूसरा जो है ना अच्छा स्नूकर प्लेयर आता है, चैंपियन बनाता है। पाकिस्तान में तो बहुत टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है एक ट्रेंड का ये कि एक तरह की स्टोरी सिमिलैरिटीज हैं कि सबको फाइनेंशियल झटके जरूर आते हैं, फाइनेंशियली बहुत बड़ा जो है उनके लिए चैलेंज आ जाता है। कहीं आपको भी ऐसी मुश्किलात का सामना है? जी मुझे पहले जो प्लेयर आए थे तो मुझे तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम उनसे ज्यादा थी क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं थे। तो काफी मैं छोटा था तो अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि तकरीबन मैं 7-8 साल का था तो वालदा नहीं थी। तो फिर कुछ टाइम बाद वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया था, तो काफी स्ट्रगल का टाइम था क्योंकि ऑप्शन ये थी स्टडी करता या गेम की तरफ चला जाता। तो घर में भाइयों के साथ हमेशा यही बहस होती थी कि वो कहते थे आप या हमारे साथ कोई काम कर लो या स्नूकर छोड़ो या कोई काम कर लो या अपनी स्टडी करो। तो मेरी इसी वजह से जिद रहती थी क्योंकि मैं छोटा भी था तो उनकी बात नहीं मानता था। तो जाहिर बात है उन्हें भी गुस्सा आता था कि ये पता नहीं क्या करेगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि स्नूकर ऐसी एक गेम है ज्यादातर इसे अच्छा नहीं समझा जाता। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो स्नूकर मोहल्ले वगैरह में छोटे टेबल वगैरह होते थे तो इतनी अच्छी अकेडमी नहीं थी। तो अब तो इतनी अच्छी लेवल की अकेडमी बन गई है कि आप वहाँ पे जाएं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है तो इंसान का खुद दिल करता है कि वो गेम खेले। तो जैसे मेरे वालिदैन नहीं थे तो काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने वालिदैन नहीं थे तो फिर भी एक गलत सोसाइटी में नहीं कभी बैठा, तो अल्लाह ताला ने हर लिहाज से हर तरफ से मुझे महफूज रखा। तो अल्लाह ताला का जितना और ऐसन जैसे कि आपने भाइयों का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये कह रहे थे कि भाई तुम क्या करोगे अब ये खेल के, कैसे आगे बढ़ोगे, और उनको फिक्र भी रहती है और वो परेशान भी होते हैं। और जाहिर बात है फिर भाइयों का प्रेशर भी होता है जब छोटा भाई हो और वो कोई ऐसा काम कर रहा हो। लेकिन जब आप टाइटल जीत लिया आपने और टाइटल जीत कर आप वापस आए तो फिर भाइयों के क्या तासुरात थे, फिर वो कितने खुश नजर आए? जी बहुत ज्यादा खुश थे। जाहिर बात है पूरा पाकिस्तान के लिए खुशी की बात थी क्योंकि पूरा पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश था। तो पूरे पाकिस्तान ने मिलके इतनी दुआ की मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब मैं फाइनल में था तो मैंने कुछ वीडियोस अपनी आंखों से भी देखी कि औरतें बच्चे इतनी वहां पे भी जो फाइनल पे ऑडियंस बैठी थी तो सब इतनी ज्यादा दुआ कर रहे थे। छोटी छोटी बच्चे थे, गर्ल्स थी छोटी छोटी, तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि जब सबके हाथ दुआ के लिए उठते थे तो मैं अल्लाह से यही मांगता था कि अल्लाह
मैं फाइनल में डाउन भी था, काफी मैच की सिचुएशन खराब हो गई थी, काफी डाउन था। तो यही अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह आज कामयाब करते कुछ भी करके मैं, क्योंकि उनकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे जहाँ पे वो लोग बैठे थे। और जब मैं डाउन था तो पाकिस्तान का जो परचम था ना, मैंने उसकी तरफ देखा। जब मैंने अपने परचम की तरफ देखा तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं आज मैच लूज कर गया तो हमारा जो परचम है वो नीचे ही रहेगा। तो लोग भी बहुत ज्यादा डिसहार्ट थे मेरे से। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मैंने मैच में मैं वापस आ गया। तो काफी ज्यादा मैं डाउन था, मुझे 3 फ्रेम चाहिए थे और ईरान को 1 फ्रेम चाहिए थे। तो मैंने 3 फ्रेम विन कर लिए। तो उसके बाद जो वहाँ पे मंजर था, ये मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे हसीन मंजर था, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्लैग था वो वहाँ पे सबसे ऊपर था। तो ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी। तो अल्लाह ताला का, मैं उस आगे ईद भी है, लेकिन वो मेरे लिए मेरी वही ईद थी, वो इतनी मेरे लिए खुशी की मूवमेंट थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाउ इनोसेंट एंड हाउ प्योर हिज इंटेंशंस आर। तो एहसन, किसी स्नूकर फेडरेशन या हुकूमती किसी लेवल पर आपकी किसी से कोई राब्ता हुआ, कोई बात हुई, किसी से आपने अपने प्लान्स शेयर किए? जी बिल्कुल, मेरी फेडरेशन से मेरे प्लान होते हैं PBSA से, क्योंकि वही मुझे आगे वर्ल्ड गेम के लिए भेज रहे हैं और मुझे वो आगे इंग्लैंड भी भेज रहे हैं क्यू स्कूल के लिए। अभी तो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्यू स्कूल अगर टूर्नामेंट में जब एंट्रीज ओपन होंगी तो वो भी मुझे मेरी फेडरेशन भेज रही है। तो मैं इनका जितना शुक्र अदा किया, तो इनकी इतनी काविशें हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने पैसे नहीं भी देती, फंड नहीं रिलीज करती, तो फिर भी हमें ये अपनी पॉकेट से पैसे लगा के चैंपियनशिप के लिए भेजते हैं। इस बार भी गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया था, तो इन्होंने अपनी पॉकेट से ही पैसे और ऐसा जितना मुझे मालूम है, स्नूकर एक महंगा गेम है, इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं। जाहिर बात है, घंटे के हिसाब से चार्जेस होते हैं, काफी ज्यादा आपके पैसे लग भी जाते हैं। तो आपने बताओ, स्नूकर प्लेयर अपने गेम को बेहतर कैसे बनाया, प्रैक्टिस कैसे की, कितना खर्चा आया? जी, अगर ये बहुत एक मुश्किल एक्सपेंस है, अगर कोई प्लेयर करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि वो ये नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ज्यादातर तो पंजाब में तो यही है, क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ का पता है कि यहाँ पे जो भी अच्छा खेलने वाला होता है तो क्लब वाले उसे बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। उसके जो टेबल के एक्सपेंस होते हैं, टेबल मनी जो होती है, वो उसके लिए फ्री कर दिया जाता है। तो पंजाब में तो ज्यादातर यही है कि जो भी अच्छा खेलने वाला है उससे वो जो टेबल मनी होती है वो नहीं लेते। जो इसकी वजह से ही प्लेयर जो होता है वो अपनी प्रैक्टिस कर पाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। और पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी स्नूकर खेली जाती है, क्लब वालों को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करे ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई बच्चा अच्छा खेलता है, उसमें टैलेंट है, तो उसे सपोर्ट करे, उससे टेबल मनी का। तो अगर टेबल मनी लेंगे तो वो बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे, वो एक दिन अपनी पॉकेट से दे लेगा, 2 दिन ले लेगा, जब उसके पास नहीं होंगे फिर वो जो अच्छा खेलता है उसको फिर उससे पैसे नहीं लिए जाते। ये कितनी अच्छी बात है कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, वो आगे बढ़ सके। फिर इंसान सोचेगा ना कि फिर मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं अगला सवाल जो करने वाली हूँ ऐसा, तो आप यहाँ पर हमारी तरफ ही होंगे। मैं भी स्नूकर खेलती रही हूँ, मेरे कजिन जो है वो अफ्रीका में खेलते रहे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के क्लब्स और टेबल्स यहाँ पर बहुत कम दिखती हैं। तो आप मुझे बताएं कि है कोई ऐसी जगह जहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें? जी देखें, इंटरनेशनल लेवल के टेबल हमारे पास है, क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में एक अकेडमी बनी है, स्नूकर अकेडमी है, वो MB गोड़ी साहब ने बनाई है। वो हमारे पंजाब के रेजिडेंट है स्नूकर के, उन्होंने वहाँ पे अकेडमी बनाई है। तो वहाँ पे भी स्टैंडर्ड के टेबल है इंटरनेशनल लेवल के, जो चाइना से इम्पोर्ट हुए हैं। तो वो भी टेबल है। देखें, ये टेबल नहीं भी थे, आज से कुछ 5-6 साल पीछे चले जाए, काफी टाइम पीछे जाए, तो ये टेबल नहीं भी थे, तो तब भी हमारे प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। मैं समझता हूँ कि जो एक प्लेयर है ना, वो किसी भी ग्राउंड में उतर जाए वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो जब एक जिसके साथ प्लेयर लग जाए तो उसने हर ग्राउंड में खेलना चाहिए। तो हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के टेबल नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के कोच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके पास है, आप एक उसे
अच्छी तरह क्लीन करके और मुखलिस होके ईमानदारी से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जरूर। बिल्कुल एहसन रमज़ान, आप एक स्टार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, टाइटल जीतते रहें, हुकूमती सरपरस्ती के जैसे कि आप मुतालबा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे ताकि आप मज़ीद आगे बढ़ें पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर अपने लिए भी। जिस तरीके से आप खेल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत कम ऐसे स्टार्स होते हैं, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया एहसन रमज़ान हमारे शो में और आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, कुछ और गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तान में शाज़िब वर्मा के साथ हमारे बहुत शुक्रिया रहने का, क्योंकि अब जो है लम्हात ऐसा दिन आगे चल रहा है, हम 27वीं शब की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग नेक काम कर रहे हैं और नेक बातें कर रहे हैं उनको तो अल्लाह पाक उनको सवाब देगा ही, लेकिन जो मुसलसल लोगों की खिदमत में, चाहे वो रमज़ान हो, शाबान हो या कोई और महीना हो, पूरे साल 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन वो उन लोगों के लिए उम्मीद बने हुए हैं जो जहनी तौर पर किसी न किसी तकलीफ का, किसी न किसी परेशानी का या कहीं अपनों से दूरी का शिकार हैं। माशरे के अपनों के सताए हुए लोग जिनको ये पनाह देते हैं। और लाहौर में ये जो शाज़िब भी गए, हमारा बहुत ज़्यादा जाना हुआ, वहाँ के लोगों से रिश्ता बनता चला गया कि कोई रास्ते में से आप चल रहे हो तो आपको प्रोफेसर साहब आपसे इंग्लिश में बात करना शुरू हो जाए, एकदम से स्टार्ट हो जाए कि ये क्या हुआ है, कैसे कोई बात कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा इंसान कैसे शऊर खो सकता है। कहीं आप देखें तो एक बहुत ही बड़े घर की कोई खातून बहन अपनों की सताई हुई, छोड़ी हुई उस इदारे में, तो कैसे कैसे कहानियाँ, कोई है जो सिर्फ रेडियो लगाकर बैठा रहता है, फिर रेडियो पे आवाज़ नहीं आती, लेकिन उनकी वो एक ऐसी हालत है कि लेकिन इन तमाम जो माया जिक्र कर रही है ज़हनी मसाइल हैं, ये बहुत सारे लोगों को वहाँ पर इनको दूर करने के लिए कोई बहुत कोशिश कर रहा है। और जो इदारा कोशिश कर रहा है, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, वो फाउंटेन हाउस जो अपना किरदार अदा कर रहा है, एटलीस्ट कोशिश कर रहा है कि इन तमाम जहनी मसाइल को दूर किया जा सके, उनको एक बेहतर ज़िंदगी फराहम की जा सके। और उसके लिए वहाँ पर एक म्यूज़िक क्लास दी जाती है और उस म्यूज़िक क्लास के ज़रिए ये तमाम ज़हनी मसाइल दूर करने की कोशिश की जाती है, जो कि बड़ा अच्छा एक कदम है। परेशानी के शिकार अफराद की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है एटलीस्ट। और आप जब इनकी कहानियाँ सुनते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी, अपने अल्लाह की दी हुई नेमतें इतनी ज़्यादा लगने लगती हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने शऊर वाला, इज़्ज़त वाला, पर्दे वाला, काम वाला, रिज़्क़ हलाल वाला बनाया है, क्योंकि ये इदारे आपकी मदद से चलते हैं। इसी से मज़ीद इनके इदारे के बारे में, यहाँ पर इस वक्त जितने भी जो हैं वो मरीज़ हैं उनके बारे में, मैंने शाज़िब हर फाउंटेन हाउस में तकरीबन सबसे अपना रिश्ता बनाया था पिछले चैनल्स में जिसमें मैं काम करती थी। और फाउंटेन हाउस, जब मैं लाहौर जाती थी मैं फाउंटेन हाउस का ज़रूर एक चक्कर लगाती थी। और वहाँ पर एक बटलर थे जो कि जिनकी जॉब थी किचन में, तो कहे थे कि मेरा ना जब से जहनी मसला हुआ है ना, तो मेरी घर वालों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, अब मैं यहाँ के किचन के फ़राइज़ की अदायगी कर रहा हूँ। तो कितनी कहानियाँ हैं हमारे साथ मौजूद हैं आज इसी पे बात करने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब और माया को ज्वाइन करने के लिए। जो आप काम कर रहे हैं उससे शाज़िब और मैं बखूबी वाकिफ़ हैं, न जाने कितने लोग जो है हमसे ज़्यादा आप लोगों की काविशों और कोशिशों और मेहनत के साथ आप लोगों को जानते हैं। फाउंटेन हाउस के बारे में बताइएगा, अब कितने लोग हैं जो हैं, मेरे ज़माने के लोगों में कौन कौन है जो है हयात या नहीं है, ज़रूर बताइए। और ये बताइए कितने लोगों की देखभाल जारी है। जी डॉक्टर साहब। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत का दिन आप साथ गुजारने का मुझे मौका दोबारा दिया, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर। रमज़ान में आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो लोगों को फाउंटेन हाउस जैसे इदारों के बारे में आगाही देने की कोशिश है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह दुनिया भर में
नफसियाती बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और इस वक्त दुनिया में मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूँ कि WPA वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन और WHO की जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें ये कहा जाता है कि इस वक्त दुनिया में से अगर 8 अरब की आबादी है तो 2 अरब के लोगों को किसी न किसी किस्म की मेंटल इलनेसेस के मुश्किलात उनमें मौजूद हैं। यानी हर 4 में से एक शख्स जो है ज़िंदगी में कभी ना कभी मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ता है, कोई परेशानी इसको उठानी पड़ती है। तो इसको अगर हम पाकिस्तान के तराजू में देख लें तो पाकिस्तान में अगर 24 करोड़ की आबादी है तो कोई तकरीबन 6 करोड़ के करीब लोग जो हैं उनको कोई मेंटल इलनेस उनकी ज़िंदगी में किसी वक्त भी ये इस तरह का सिलसिला हो सकता है। तो फाउंटेन हाउस जिस तरह पाकिस्तान के चंद ऐसे इदारे कि जिन पे बीइंग पाकिस्तानी बीइंग मुसलमान हम प्राउड फील करते हैं। आप अगर चैरिटी की बात करें तो ईदी है और गुलाब बेबी है, SIUT है और फलानी अखवत, लेकिन साइकेट्री के अमराज में के मुब्तला लोगों के लिए साउथ एशिया का ये सबसे बड़ा इदारा है। जो इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि ये इसकी 3 ब्रांचेस हैं और एक लाहौर में हेड ऑफिस है, इसके अलावा सरगोदा में है, फरुखाबाद में, उसके अलावा हमारी एक चेन है पूरी जो पाइपलाइन में मुख्तलिफ इदारे हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें इनिशियली तौर पे हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के और उसके बाद इसको आगे हम बढ़ाएंगे। हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब की ये ख्वाहिश है कि इसको हम बढ़ाए जाएं। जिस तरह से तेज़ी से साइकेट्री के अमराज दुनिया में फैलते जा रहे हैं, पहले भी बहुत बड़े मसाइल थे लेकिन कोरोना के बाद तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त माशरे में है। 650 बेड्स का हॉस्पिटल है, इंडोर ट्रीटमेंट। अच्छा, इसकी खूबसूरती मैं आपको जो बताऊं जो बहुत ज़बरदस्त है और लोगों के लिए एक बड़ी हैरानकुन बात होगी कि बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है फाउंटेन हाउस। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट, और पाकिस्तान के लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हैं। आप हैरान हो जाएं कि ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि और इसको कोई गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, कहीं से कोई बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, पाकिस्तानियों की सपोर्ट से ये चलता है। और जितनी तेज़ी से साइकेट्री के अमराज दुनिया में फैलते जा रहे हैं तो नेचुरली पाकिस्तान पे भी इसका इम्पैक्ट है और हमारे पास तो मसाइल भी बहुत डिफरेंट तरीके से हैं और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है। नेचुरली जिस तरह से आपने अपनी इंट्रो में बताया कि आप दोनों विजिट कर चुके हैं और आप दोनों ने इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से और अपनी आंखों से देखा है। हमने लास्ट ईयर कोरोना के बावजूद 44,000 पेशेंट अपने आउटडोर में चेक किए और ये आज से 10 साल पहले 6,000 जो है वो पेशेंट चेक किए। अब हम 44,000 पेशेंट लास्ट ईयर चेक किए। तो ये बहुत तेजी से साइकेट्री के अमराज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। माशरे में बहुत ज़्यादा परेशानी, डिटोरिएशन जो है वो पैदा होती जा रही है। उसमें डॉक्टर साहब, ये ज़हनी मसाइल बढ़ने की वजूहात क्या हैं? क्या इस हवाले से भी कोई रिसर्च या कुछ इस हवाले से भी कुछ किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मसाइल बढ़ने की वजह मैं ये समझता हूँ कि पहले भी यही मसाइल मौजूद थे लेकिन उनकी अवेयरनेस नहीं थी और उतनी ही परसेंटेज से लोग पैदा होते थे। लेकिन क्योंकि हम जिस माशरे में, खासकर मैं अपने मुल्क की बात करूँगा, मैं दूसरे मुल्क की बात नहीं कर सकता, कि हमारे पास तो ये जादू टोना, नज़र का लगना, ये बड़ी एक आपको पता है एक घर घर की कहानी है। और ये पहले तो हम इस सारे सिलसिले में होते थे कि नज़र लग गई है और जादू हो गया है, तो वो इलाज की तरफ जा नहीं सकते। दूसरा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैसेज लेकर आया आज से 1450 साल पहले, उस मैसेज पे हमने नारे तो बहुत लगाए हैं लेकिन अमल हम अभी भी नहीं करते। आज भी हमारी जो माएँ बहन बेटियाँ हैं वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आप मुझे बताएं, आपके टीवी के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बेटी को अगर वो ये कहे कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे कोई जहनी बीमारी है, क्या उसकी शादी होगी? क्या उसकी मंगनी होगी? क्या उसकी अगर शादी हो चुकी है तो वो शादी सही तरीके से चलेगी? क्या हम उसको इलाज पे लेके जाते हैं? क्वेश्चन सिर्फ ये। और आज इस रमज़ान के मौजूद मैं पूछना चाहता हूँ उन घरों से। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बात का पता है कि दिमाग की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है आप सबके लिए भी कि एक दिमाग की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग हो। तो ये तो हर शख्स का मसला है।
यानी कि आपकी बातों में मुझे ये भी लग रहा है कि अब लोग ज्यादा अप्रोच भी कर रहे हैं, रेलेवेंट लोगों का अप्रोच कर रहे हैं। ज़हनी मसाइल पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन अब लोग एटलीस्ट जा रहे हैं, बात कर रहे हैं इस बारे में, अवेयरनेस आ गई है। लेकिन सर साथ में ये जरूर बताइएगा, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि ज़हनी मसाइल के हल के लिए म्यूजिक क्लासेस के जरिए इलाज किया जा रहा है, ये खासतौर पर क्या किया जा रहा है, सिलसिला कब से शुरू हुआ है? देखिए, मैं तो ये खैर, क्योंकि हमारे पास बेसिकली फाउंटेन हाउस जो है ना, वो एक ट्रीटमेंट सेंटर भी है और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है। अच्छा, ये दुनिया में 330 फाउंटेन हाउस है और पाकिस्तान का फाउंटेन हाउस जो है ना, वो इंटायरली डिफरेंट है उन दुनिया के बाकी 330 फाउंटेन हाउस से। पहला न्यूयॉर्क में है, उसके बाद दूसरा ये लाहौर का था और आज माशाल्लाह ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला इदारा फाउंटेन हाउस पाकिस्तान का ही है, तो जिस पे हमें प्राउड फील करना चाहिए। जहाँ तक आपने म्यूज़िक थेरेपी की बात की, मैं हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की थेरेपी यूनिट्स हैं जिसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ, दवाएं देने के साथ साथ, उनकी और ट्रीटमेंट करने के साथ साथ ये थेरेपी यूनिट के थ्रू रिहेबिलिटेशन की, ये पूरी दुनिया में इस मॉडल को बहुत पॉपुलर मॉडल है ये। और उसमें बुनियादी तौर पे वो मरीज हैं, खासतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया के लॉन्ग स्टे पेशेंट होते हैं हमारे पास। तो ये तो मैंने देखा है। मैं वही डॉक्टर साहब माया खान हूँ जो पिछले 10 साल पहले, 11 साल पहले मैं आती रही रेगुलरली, चाहे वो समा चैनल हो, एयरवाई न्यूज़ हो, एक्सप्रेस हो। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वक्त को ज़ाय किए बगैर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप तक कैसे पहुँचा जाए। देखने वाले, आपने कहा पाकिस्तान में है, मैं कहती हूँ कहीं भी देखा जा रहा हो, जो भी रास्ता जो है ये अपनाना चाहे, वसीला बनना चाहे, उनके लिए आपसे रब्ता किस तरह हो, पेशेंट्स आपसे किस तरह रब्ता, मुख्तसरन बताइएगा कैसे रब्ता कर सकते हैं, और ज़कात और अतियात भेजने के तरीके। जी डॉक्टर साहब। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हम चैरिटी पे चलते हैं, लोग हमारी मदद करते हैं पूरे पाकिस्तान से, और पाकिस्तानी नेचुरली जहाँ भी कहीं भी रहते हैं वो हमारी मदद करते हैं। तो एक तो ये कि हमारी डेली ओपीडी होती है, पेशेंट डेली चेक करवा सकता है हमारे तीनों सेंटर्स में, लाहौर, सरगोदा, फारुखाबाद में। उनमें से जो लोग जिनको ज़रूरत पड़ती है इंडोर ट्रीटमेंट की, हम उनको इंडोर रख लेते हैं, और जिनको आउटडोर की ज़रूरत पड़ती है तो उनको दवाएं, अगर ज़कात के हकदार हैं तो हमको ज़िंदगी भर दवाएं देने के लिए हम राज़ी, और हम देते भी हैं और कई हज़ार पेशेंट्स को देते हैं। हमारा जो है ना वो एड्रेस मौजूद है, हमारा टेलीफोन नंबर भी मौजूद है, हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारे बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, आप डायरेक्टली उस पर दे सकते हैं अपना। इसके अलावा अगर आप लाहौर में या मुख्तलिफ सिटी जो ख़ासतौर पे सरगोदा और फारुखाबाद में, तो हमारे लोग जाके भी आपके पास से पैसे ला सकते हैं। लेकिन मैं उससे भी ज़रूरी बात ये कहूँगा, जैसे माया आपने विजिट किया था फाउंटेन हाउस को, और अब आप काफ़ी चेंज भी हो चुकी हैं उस वक्त से, अब में जो मुझे याद आ रहा है, तो बिल्कुल जी तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे मेरे घर की जो माएँ बहन बेटियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फाउंटेन हाउस अगर लाहौर में रहते हैं या फारुखाबाद, सरगोदा, तो इसको जरूर विजिट करें। हमारे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए। Seeing is believing also. Seeing is believing. तो पता चलेगा कि क्या होता है। पीएचडी डॉक्टर जो है वो उसको घर वाले छोड़ जाते हैं, एक फीमेल डॉक्टर है उसको 3-3 दफा उसकी शादी कर दी जाती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, और फिर वो तलाक लेके हमारे पास आ जाती है। हमारे पास रूही बानो जैसे लीजेंड जो है वो 13-13 साल उनको वक्त गुजारना पड़ता है हमारे पास दूर जाके। तमाम ज़हनी मसाइल जिनको है उनके लिए आखिरी उम्मीद है फाउंटेन हाउस, जहाँ पर इस तरीके से काम भी हो रहा है, और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी और उनकी बेहतरी के लिए भी। सर थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से हमें इस हवाले से बता भी रहे थे। और अब हम किस तरह पढ़ रहे हैं? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरीन मामलात फरमाए। आज डॉक्टर साहब से मिलने के बाद एक एकदम से सोच में चली गई हूँ कि ये आप अल्लाह पाक, ए पाक परवरदिगार, होशो हवास और दिमाग और सब कुछ काबू में होना कितनी बड़ी नेमत है। आज 27वीं शब की तरफ बढ़ते हुए लम्हात में ताक रात को तलाश करने का हुक्म है अल्लाह पाक की तरफ से। शाहजेब और माया, हमारी पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की रात शायद वही शब कदर हो जिसको तलाश करने का रब ताला ने हमें हुक्म दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कल होगी आपसे मुलाकात जो कि होगा अलविदा रमज़ान को इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।